हेलो एवरीवन, दिस इज मुस्कान जैन एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन, जो आपको प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। एनिमल किंगडम के अंदर आज आप पढ़ने वाले हो लास्ट फाइलम का लास्ट पार्ट, मतलब आज हम पढ़ने वाले हैं फाइलम कॉर्डेटा का पार्ट 3, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं रिमेनिंग 4 क्लासेस को। इससे पहले वाली 3 क्लासेस हम कंप्लीट कर चुके हैं, साइक्लोस्टोमेटा, कॉन्डक्टाइज एंड ऑस्टिक्टाइज, ये तीनों ही क्लासेस हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमें पढ़ना है एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज एंड मैमल्स। ये 4 क्लासेस आज आपको पढ़नी है, जो कि आती हैं किसके अंदर? ये आती हैं टेट्रापोडा के अंदर, राइट। अब ये टेट्रापोडा क्या है, पिसेस क्या थे और जॉलेस एनिमल्स क्या थे, इतना तो आपको समझ आ ही गया है पिछली 2 क्लासेस से। पिछले दोनों पार्ट 1 एंड पार्ट 2 से ये सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। तो आज हम इन चीजों के ऊपर बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम स्टार्ट करेंगे आज कहां से? क्लास एम्फीबिया से, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको बहुत ब्रीफिंग दे दी है, पार्ट 1 में भी पार्ट 2 में भी, ठीक बेटा। पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों में मैं बता चुकी हूं कि कैसे ये डिवीजन पूरा कंप्लीट हुआ है, वर्टिब्रेटा को फर्दर किस तरह से क्लासिफाई किया गया है, वर्टिब्रेटा के अंदर आने वाले द मेंबर्स हु हैव फिन्स, राइट। तो फिन्स वाले जो पिसेस थे, जिसके अंदर 2 क्लासेस थी, कॉन्डक्टाइज, ऑस्टिक्टाइज, वहां तक कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट आ गए हैं द मेंबर्स हु हैव लिम्स। लिम्स वाली जो 4 क्लासेस हैं आज आपको वो पढ़नी है, और ये पूरा ही सिलेबस, ये पूरा ही ओवरव्यू जो है वो मैं आपको दे चुकी हूं पार्ट 1 और पार्ट 2 में। इसलिए आज हम बिल्कुल डायरेक्टली, ठीक है, डायरेक्टली आपको मैं स्क्रीन आगे शेयर कर रही हूं और आपको मिलेगी क्या? क्लास एम्फीबिया, ठीक है। दूसरा कुछ भी एक्स्ट्रा आज नहीं, डायरेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम क्लास एम्फीबिया। क्लियर है इतनी बात? चलो, कुछ नहीं करना है, आज की क्लास बहुत सिंपल सॉर्टेड है। आज की क्लास एकदम सिंपल और सॉर्टेड है, कुछ नहीं करना है, 1 बाय 1 सारी क्लासेस को पढ़ना है, ठीक है। 4 क्लासेस है, बहुत ज्यादा वो भी नहीं है। चारों क्लासेस को पढ़ोगे, 3 को जब पढ़ लोगे तो फाइनली पहुंचोगे अपनी वाली क्लास में, मैमेलिया में, ठीक है। चारों क्लासेस को पढ़ेंगे, पैटर्न होगा क्या? कुछ नहीं, ये दिख रहा है यहाँ पर, ये दिख रहा है यहाँ पर, एनसीईआरटी, कंप्लीट एनसीईआरटी, बस, और कुछ भी नहीं, और कुछ भी कहीं का भी कुछ भी दूसरा नहीं, ना कंटेंट में और ना ही डायग्राम्स में, सिर्फ एनसीईआरटी की इमेजेस और सिर्फ एनसीईआरटी के एग्जांपल्स और उसी का पूरा टेक्स्ट, ठीक, वही पढ़ने वाले हो, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं। इससे पहले जरूर मैंने बहुत सारी चीजें आपको, कैरेक्टर्स बहुत सारे पिक कर करके आपको यहां वहां से लाके चीजें पढ़ाई हैं, तो उसको फिर आपने देखा भी होगा जब मैंने हर एक लेक्चर में एनसीईआरटी के साथ उसको मैच भी करवाया है। सारा का सारा वही पूरा कंटेंट था, जैसे हमें सिर्फ समझने में हेल्प मिली जब हमने उसे थोड़ा सा ज्यादा इलैबोरेट करके पढ़ा, दैट्स इट, राइट। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्लास एम्फीबिया से। क्लास एम्फीबिया के बारे में देखो क्या कहा जा रहा है। ये जो एम्फी का मतलब है ना, ये एम्फी बर्ड आपको कहीं भी देखने को मिले, एम्फी आपको अगर ये एम्फो या फिर एम्फी ये वाला टर्म कहीं भी देखने को मिले, इसका मतलब हमेशा यही होता है। मैं वेट कर रही थी कि थोड़ी सी आवाज खुल जाए, पर इसकी तो आदत ही है, डेली 2 से 3 शगुन की खांसी ये जरूर देती है। तब तक क्या हम रुक जाते हैं? नहीं रुकते हैं, हम तो पढ़ते रहेंगे, ठीक है। भले आवाज कभी अच्छी आए कभी बुरी आए, क्या फर्क पड़ता है। सी एम्फीबिया के बारे में आप ध्यान देना। एम्फीबिया की बात कहानी कुछ ऐसी है कि इनका मतलब कुछ ऐसा है कि ये इधर भी है और ये इधर भी है, राइट। तो एम्फीबिया के बारे में देखो जरा, किधर किधर है ये? हाँ, किधर किधर पाए जा रहे हैं? एज द नेम इंडिकेट्स, एम्फी मीन्स ड्यूअल, एम्फी मीन्स ड्यूअल एंड बायोस मीन्स लाइफ, मतलब दे एग्जिबिट ड्यूअल लाइफ। हाँ मैम, ड्यूअल सिम मोबाइल सुना है, ये ड्यूअल लाइफ क्या है? ये ड्यूअल लाइफ क्या है? 2 बार जीते हैं क्या ये? हाँ, एक बार जी लिए, फिर से पुनर्जन्म हो गया, फिर जीने लग गए, क्या चल रहा है? ड्यूअल लाइफ का मतलब क्या है? क्या है ड्यूअल लाइफ का मतलब? ड्यूअल लाइफ का मतलब है कि इनका जो जीवन है ना, वो 2 तरह का है। अब किस तरह से 2 तरह का है, किस एस्पेक्ट में ये बात चल रही है? ये बात चल रही है कि ये लोग इधर भी रहते हैं उधर भी रहते हैं। इधर उधर मतलब क्या मैम? इस कंट्री और उस कंट्री में? ना 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 ना, हम बात कर रहे हैं इनके हैबिटेट की। हम बात कर रहे हैं किस चीज की? हैबिटेट की, कि ये रहते हैं एक अलग हैबिटेट में और एक कंप्लीटली अलग हैबिटेट में। कौन सा? आ जाओ पढ़ लेते हैं, सारा अभी से बता दूंगी तो फिर बचवा का क्या? हाँ, क्या बचेगा? पढ़ोगे क्या? सी Amphibians can live in aquatic as well as terrestrial habitat. 2 तरह के हैबिटेट में रह सकते हैं, पानी में भी और
लैंड पर भी, मतलब दे हैव टू काइंड ऑफ हैबिटेट्स, दे लिव इन एक्वेटिक हैबिटेट ऑल्सो और दे कैन लिव इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट ऑल्सो. सो दे हैव द ड्यूअल लाइफ फंक्शंस, मतलब इनकी लाइफ कैसी है, ड्यूअल लाइफ है, मतलब ये कैसे हैं, एम्फीबियंस हैं. ओके समझे, एम्फीबियन का मतलब क्या है, क्यों इस टर्म को लिया गया, क्यों इन्हें एम्फीबियन कहते हैं. इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अब आएगा तो आंसर क्या होगा, यही होगा. एम्फीबियन क्यों कहते हैं, एम्फीबियन का मतलब क्या है और एम्फीबियंस क्या करते हैं. तीनों क्वेश्चंस का आंसर सेम है कि एम्फी का मतलब होता है ड्यूअल और बायोस का मतलब है लाइफ. तो दे एग्जिबिट ड्यूअल लाइफ by having two kind of habitats. One is the aquatic one and the second is the terrestrial one. Okay, so they have two kind of habitats, that is why they exhibit dual life or called as amphibians. Is it clear? अभी clear है. चलो मैम सब कुछ क्लियर है आपकी आवाज को छोड़ के. अरे यार ऐसा मत बोला करो, बुरा लग जाता है, बुरा लगता है. हाँ, एक टाइम पे मेरी आवाज़ें बहुत अच्छी हुआ करती थी, फिर मैंने चिल्लाना शुरू कर दिया और मेरी आवाज़ ऐसी हो गई. ठीक है, तो आप लोग चिल्ला चौट कम किया करो वरना आपकी भी आवाज़ ऐसी हो जाएगी. ठीक है, चलो थोड़ा सा जैसे ही मेरी आवाज़ ऐसी होती है ना, मुझे ऐसा लगता है ये मुझे इंडिकेट कर रही है, मुस्कान थोड़ा स्लो हो जा, और धीरे पढ़ा और धीरे पढ़ा. ठीक है, चलो भाई ठीक हो जाए यार, पढ़ाने दे. सी मोस्ट ऑफ देम हैव टू पेयर्स ऑफ लिम्स. इनमें से ज्यादातर एम्फीबियंस की बात हम कर रहे हैं. आ जाओ फटाफट से, होने दो आवाज को जो होता है. सी एम्फीबियंस की हम बात कर रहे हैं. इनके पास क्या होते हैं, टू पेयर्स ऑफ लिम्स होते हैं. एम्फीबियंस के पास होते हैं क्या, टू पेयर्स ऑफ लिम्स होते हैं. बॉडी डिवाइड हो जाती है किसमें, हेड में और ट्रंक में. मैम ये तो गला है. अरे यार ध्यान दो, हेड मतलब सर और ट्रंक मतलब पूरा का पूरा पोर्शन जो बच गया. ठीक, तो हेड और ट्रंक में दो पेयर में डिवाइडेड है इनकी बॉडी. ठीक है, तो मोस्ट ऑफ देम हैव टू पेयर्स ऑफ लिम्स एंड बॉडी इज डिविजिबल इनटू टू पार्ट्स, हेड एंड ट्रंक. देखो जरा, दिख रहा क्या, दिख रहा क्या, दिख रहा है मैम, दिख रहा है. ये देखो हेड दिख रहा है और ये ट्रंक दिख रहा है मैम. हाँ दिख रहा है ना, टू पार्ट्स. सी मोस्ट ऑफ देम हैव टू पेयर्स ऑफ लिम्स. टू पेयर्स ऑफ लिम्स दिख रहे हैं, देखो देखो दिख रहे हैं, ये देखो दिख रहे हैं, एकू दुक्कू, और ये देखो एकू और इसके पीछे दुक्कू. ठीक है, ये क्या हो गए, टू पेयर ऑफ लिम्स. ये दोनों पेयर और ये दोनों पेयर. ठीक है, ये देखो इसके दिख रहे हैं दुक्कू दुक्कू, इक्कू दुक्कू. ये क्या है, टू पेयर ऑफ लिम्स, दो हाथ दो पैर या फिर चारों पैर. हाँ ऐसा भी हो सकता है, हो सकता है क्या, सोचो सोचो, हो सकता है क्या, चारों पैर हो सकते हैं क्या, बताओ. मैम होते तो वो फोर लिम और हिंड लिम भी है, लेकिन वो चारों से चल रहे होते हैं, ऐसी वाली कंडीशन जरूर बन जाती है. हाँ ऐसी वाली कंडीशन जरूर बनती है, जैसे दिख ही रहा है मेंढक आपको, जैसे दिख ही रहा है वो सैलमेंडर आपको. हाँ बनती है मैम, ये वाली कंडीशन तो बनती है. हाँ डिविजिबल कितनी में है बॉडी इनकी, टू पार्ट्स में. कौन कौन से, हेड और ट्रंक. नेक्स्ट अगर हम देखें तो टेल में भी प्रेजेंट इन सम. कुछ लोगों में टेल प्रेजेंट हो सकती है, जैसे ये दिख रही टेल, इसमें दिख रही क्या ना, इसमें दिख रही क्या नहीं, उसमें दिख रही है क्या हाँ. तो क्या बोलोगे, टेल भाई कुछ में हो सकती है, कुछ में नहीं भी हो सकती है. अब बोलोगे मैम ऐसा कैसे पॉसिबल है, कॉर्डेटा के कैरेक्टर में तो लिखा था हमने कि कॉर्डेट्स जो होंगे उन सब के पास मस्कुलर टेल होगी. ये तो उनका डायग्नोस्टिक कैरेक्टर था, फिर ऐसे कैसे नहीं है, ऐसे कैसे नहीं है. मतलब इसका ये हुआ कि कुछ तो झोल झाल है लाइफ के किसी स्टेज में जरूर. ठीक है, ध्यान से सुनना, लाइफ की किसी ना किसी स्टेज में तो टेल जरूर पाई जा रही है. या तो मैम ऐसा होगा कि एम्ब्रियोनिक पीरियड में टेल होगी और आगे जाके डिसअपियर हो गई होगी. हाँ ऐसा कुछ होगा, टेल तो होगी, अदरवाइज वो कॉर्डेट के कैरेक्टर को एग्जिबिट कैसे करेगा. कॉर्डेट का तो कैरेक्टर है ना, मस्कुलर टेल उसके अंदर होनी चाहिए. कुछ तो झोल झाल है. अब ये क्या है जरा देखो, आ जाओ देखो, टेल में भी प्रेजेंट इन सम, कुछ में टेल होगी कुछ में नहीं होगी. एक सेकेंड, हाँ जरा मुझे ये बड़ा गंदा सा लग रहा है, इसको मुझे साफ करने दो. सी कुछ में टेल होगी कुछ में नहीं होगी. इससे ज्यादा सुंदर तो ये लगता है कलर्स. एम्फीबियंस कैन लिव इन एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स. नेक्स्ट मैं बात करूं तो मोस्ट ऑफ देम हैव टू पेयर्स ऑफ लिम्स. इनमें कितने हैं, टू पेयर्स ऑफ लिम्स है. बॉडी डिवाइडेड है किसमें, बॉडी डिवाइडेड है हेड और ट्रंक में. ठीक है, इंपॉर्टेंट चीजों को हाईलाइट करते जाता है, मेरे पास तो कलर्स की कमी नहीं है. ठीक देखो, तो टेल में भी प्रेजेंट इन सम. टेल जो है वो क्या है, इन सम.
देखो मैंने क्या लिखा है, टेल इन सम, है ना, कुछ में है। देन अगर मैं बात करूं किस चीज की, हाँ मैम किसी की भी कर लेते हैं। सी एम्फीबियंस की जो स्किन होती है ना वो होती है मॉइस्ट, ठीक है, इसके ऊपर कोई स्केल्स नहीं है। जैसे आपको कॉन्ट्रेक्टाइज में देखने को मिल रहे थे प्लेकॉइड स्केल्स, जैसे आपको ऑस्टिक साइज में देखने को मिले थे साइक्लॉइड स्केल्स, राइट, या टेनॉइड भी उनको नाम दिया था। तो याद रखना कॉन्ट्रेक्टाइज में कौन से स्केल्स थे, प्लेकॉइड स्केल्स, और ऑस्टिक साइज की हमने बात की तो उनके पास कौन से थे, साइक्लॉइड या टेनॉइड स्केल्स। यहां पर स्केल्स है ही नहीं, है ही नहीं। क्या है, मॉइस्ट स्किन है इनकी, ठीक है। एम्फीबियंस हैव स्किन, मॉइस्ट स्किन विदाउट स्केल्स, स्केल्स नहीं है इनके ऊपर, ठीक है, स्केल्स नहीं है इनके ऊपर। इसके ऊपर मैंने बना दिया है बादल। अब देखो जरा, द आईज हैव आईलिड्स, आईज के ऊपर आईलिड्स है और इसके ऊपर फुल स्टॉप है जो कि नहीं लगा है, तो अपन लगा लेते हैं। ये देखो, सी आईज के ऊपर क्या है, आईलिड्स है, ठीक। इससे पहले हमने देखा था क्या वहां पर कोई आईलिड्स जैसा स्ट्रक्चर था, नहीं। क्या फिशेस के पास कोई आईलिड्स जैसा स्ट्रक्चर है, नहीं। लेकिन आएगा कहां पर, सबसे पहले आएगा आईलिड्स वाला स्ट्रक्चर एम्फीबिया के अंदर। आईज हैव आईलिड्स, ठीक है। ये जो आपकी आईलिड्स हैं ये कहां से स्टार्ट हुई है, ये स्टार्ट हुई है बनना एम्फीबिया से, ठीक, इसके पहले नहीं थी। एम्फीबिया से आईलिड्स बनना स्टार्ट हुई है। नेक्स्ट अगर हम बात करें अब ईयर्स की, ठीक है, अब हम बात करें किसकी, ईयर्स की अगर हम बात करें तो सी टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स द ईयर। ईयर कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, टिम्पैनम। एक टिम्पैनम क्या होती है, मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, एक टिम्पैनम मेम्ब्रेन है जो इनके अंदर प्रेजेंट है और वो रिप्रेजेंट कर रही है किस चीज को, ईयर्स को रिप्रेजेंट कर रही है। ओके चलो आप देखो ये जो बड़ी रंग बिरंगी से दुनिया बन गई, ये कितना अच्छा लग रहा है ना। वो अंडरलाइन करना बहुत गंदा सा लगता है, ऐसा लगता है सब कुछ गंदा कर दिया। सी ये कितना अच्छा लग रहा है, आहा हा हा, सुंदर सुंदर। चलो देखो एम्फीबियास की हमने बात की भाई, एम्फी मतलब ड्यूअल, बायोस मतलब लाइफ, तो दे एग्जिबिट ड्यूअल लाइफ, मतलब इनके हो गए दो तरह के हैबिटेट, एक हो गया टेरेस्ट्रियल, दूसरा हो गया एक्वेटिक। नेक्स्ट हमने कैरेक्टर देखा मैम कि इनके पास पाए जाते हैं 2 पेयर्स ऑफ लिम्स। इन 2 पेयर्स ऑफ लिम्स के अलावा अगर नेक्स्ट कैरेक्टर की हम बात करें तो बॉडी को डिवाइड करेंगे हेड और ट्रंक में, कुछ में टेल होगी कुछ में नहीं होगी। एम्फीबियंस की जो स्किन होगी वो बढ़िया सी मॉइस्ट काइंड ऑफ स्किन होगी और उसके ऊपर कोई भी स्केल्स नहीं होंगे। और देखेंगे कि आईज के ऊपर आईलिड्स पाई जाएंगी, राइट, आईज के ऊपर आईलिड्स पाई जाएंगी और इनके अंदर ईयर का फंक्शन करने के लिए पाई जाएगी एक मेम्ब्रेन विच इज नेम्ड एज टिम्पैनम। टिम्पैनम मेम्ब्रेन पाई जाएगी। बस इतनी ही थी कहानी। ये जो रंग बिरंगी दुनिया है, क्या आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो? हाँ, ये जो दोनों एग्जाम्पल्स दिख रहे हैं अभी इनको लास्ट में पढ़ेंगे, थोड़ा सा और है अभी क्लास एम्फीबिया, लास्ट में पढ़ेंगे एग्जाम्पल्स, सैलमेंड्रा और रेना टाइग्रेना, ठीक है। चलो डन, चलो 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 बढ़ते हैं आगे। क्लास एम्फीबिया में देखते हैं और भी इनके अंदर पाए जाने वाले सिस्टम्स। सी सो एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स, ये तीनों क्या है, डक्ट्स है ना, ट्रैक्ट्स ही हैं। तो सी एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी ब्लैडर या यूरिनरी डक्ट और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ये सब आके ओपन होती है कॉमन चैम्बर में। सी ये वाला जो टर्म है आप इससे पहले भी पढ़ चुके हो, फटाफट से मुझे याद करो और बताओ जल्दी से, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कि क्लॉका कहां पढ़ा है इससे पहले आपने, फटाफट से बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में, इससे पहले आपने ये टर्म सुन लिया है, ये टर्म इससे पहले हम यूज कर चुके हैं क्लॉका। अरे यार कट गया ये। सी क्लॉका हम यूज कर चुके हैं इससे पहले। क्लॉका वर्ड कहां यूज किया है इससे पहले, जिसके अंदर दो ओपनिंग्स जो थी वो क्या हो गई थी, कंबाइन हो गई थी। जेनाइटल ट्रैक्ट का काम और एक्सक्रीटरी ट्रैक्ट का काम जो है वो कंबाइनिंगली चल रहा था एक ही ट्रैक्ट के थ्रू, जिसे कहा गया था क्लॉका। कहां हुआ था ये बताओ जरा, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, याद करो, जल्दी बताओ कहां हुआ था क्लॉका, बताओ। चलो तब तक मैं आगे बढ़ती हूं। सी एलिमेंट्री कैनाल की कहानी में कुछ ऐसा है कि इसके पास, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट तीनों ही ओपन होती हैं एक कॉमन चैम्बर में, जैसे कहते हैं क्लॉका, जो कि फिर क्या करता है, बॉडी से बाहर की तरफ ओपन होता है, ठीक है। तो इट ओपन्स टू द एक्सटीरियर पोर्शन।
क्या है वो कॉमन चैम्बर? क्लोका। अगर याद नहीं आ पाया है आप लोगों को तो भाई फटाफट से कहीं से भी जाके याद करो, पर बताओ, ये नहीं चलेगा कि मैडम भी बता दें, ठीक है, जल्दी से बताओ, इससे पहले क्लोका आप पढ़ चुके हो। सी, रेस्पिरेशन होगा किसके थ्रू? गिल्स, लंग्स और स्किन, ठीक है। 3 तरह से रेस्पिरेशन हो रहा है अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में। एम्फीबिया में अलग अलग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो अलग अलग मोड ऑफ रेस्पिरेशन को यूज करेंगे। कुछ के पास पाए जाएंगे गिल्स, कुछ रेस्पायर करेंगे थ्रू द लंग्स, कुछ रेस्पायर करेंगे थ्रू द स्किन, डायरेक्टली थ्रू द स्किन ऑफ द बॉडी, राइट। तीनों मोड ऑफ रेस्पिरेशन ये लोग एग्जिबिट कर रहे हैं। हार्ट कैसा है इनका? 3 चैम्बर्ड हार्ट। याद करो इसके पहले वाली क्लासेस में जहां पर हार्ट मिला आपको तो वो मिला था 2 चैम्बर्ड हार्ट, एक था ऑरिकल, दूसरा था वेंट्रिकल। अब क्या होगा? अब क्योंकि हार्ट कितना हो गया है? 3 चैम्बर्ड हार्ट है। कितने चैम्बर्स हैं हार्ट के अंदर? 3 चैम्बर्स हैं, और तीनों चैम्बर्स को अगर आप डिवाइड करोगे तो दे हैव 2 ऑरिकल्स एंड 1 वेंट्रिकल। दे हैव 2 ऑरिकल्स एंड 1 वेंट्रिकल, ठीक है। इस तरह से इनके अंदर 3 चैम्बर्ड हार्ट है, 2 ऑरिकल है, 1 वेंट्रिकल है। याद रखना, कभी भी अगर आपको 2 चैम्बर्ड हार्ट मिलेगा तब तो आप इजीली बोल जाओगे कि 1 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल है। 4 चैम्बर्ड हार्ट देखने को मिलेगा आगे जाके तो इजीली बोल दोगे 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल। 3 चैम्बर्ड में कई ये मत सोचना कि आप 2 ऑरिकल बनाए या 2 वेंट्रिकल बनाए, मर्जी से मत बना देना, स्वाद अनुसार। कैसे बनेंगे? 2 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल, ठीक है। ये इस तरह से इनका चैम्बर्स का डिवीजन होगा, जिसको मैंने हाईलाइट नहीं किया है तो ऐसी नाइंसाफी कैसे कर सकते हैं हम इनके साथ? कर देते हैं। सी, 2 ऑरिकल्स एंड 1 वेंट्रिकल। इस तरह से इनका हार्ट कैसा हो जाएगा? 3 चैम्बर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं भाई, ये भी होम्योस्टैसिस को मेंटेन नहीं कर पाते क्या? दीज आर ऑल्सो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। ये भी नहीं कर पाते होम्योस्टैसिस को मेंटेन। ये भी क्यों कह रही हूं मैं? ताकि आप कंपेयर करो, पहले वाले में भी ऐसा ही था। ठीक है, पहले भी ऐसा ही था। ये दीज आर को नहीं करते हैं, सिर्फ कोल्ड ब्लडेड, ठीक है। कैसे हैं ये? कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं बिकॉज दे कैन नॉट मेंटेन द होम्योस्टैसिस। ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग मेंटेन नहीं कर सकते हैं, तो दे आर द कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। मतलब इनको जब इनके लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं होगी ना, जब फेवरेबल टेम्परेचर नहीं होगा बॉडी के लिए, कहां पर? आउटसाइड एनवायरनमेंट में, तो इनको क्या करना पड़ेगा? इनको मारना पड़ेगा मैम, इनको डबा मारना पड़ेगा, इनको हो जाना पड़ेगा गायब, इनको घुस के रहना पड़ेगा, या तो बिल्कुल जमीन में घुस के रहेंगे या कहीं भी जाके क्या करेंगे? हाइबरनेट करेंगे, राइट। इनएक्टिव स्टेज पे चले जाएंगे ताकि जीवित तो रह ले कम से कम। हाँ, एक्टिविटी तो जब मौसम आएगा अपने लिए फेवरेबल तब दिखा लेंगे, अभी तो फिलहाल जिंदा ही रह ले। हाँ, तो इस तरह से ये क्या करते हैं? हाइबरनेशन को शो करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कहानी, आ जाओ। सी, सेक्सेस सेपरेट होते हैं, मेल बॉडी अलग होगी, फीमेल बॉडी अलग होगी, ठीक है। दोनों सेक्स ऑर्गन सेम बॉडी में नहीं पाए जाएंगे, सेक्सेस आर सेपरेट। फर्टिलाइजेशन होता है इनके अंदर एक्सटर्नल, लेकिन ठीक है, इसके पहले वाली कहानी याद करो, सेक्सेस सेपरेट थे तो फर्टिलाइजेशन इंटरनल हो रहा था। हाँ, जब दोनों की बॉडी अलग है तो फिर फर्टिलाइजेशन कैसा हो रहा था? इंटरनल। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, सेक्सेस सेपरेट होने के बाद भी फर्टिलाइजेशन जो है वो एक्सटर्नल ही है, क्योंकि याद करो इनके पास क्या है? दो हैबिटेट्स हैं, ये पानी में भी रह सकते हैं और ये लैंड पर भी रहते हैं। इनके पास फर्टिलाइजेशन के लिए जो मीडियम है, ठीक है, वो क्या है? वाटर मीडियम है, ठीक है। अपने गैमीट्स को वाटर मीडियम में रिलीज करते हैं और वहां जाके फिर गैमीट्स का क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। ओके, तो इसलिए इनका फर्टिलाइजेशन किस तरह का है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। दे आर ओविपेरस एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। इससे पहले वाले में ऐसा नहीं था, ओविपेरस थे लेकिन अंडा जैसे ही फूटेगा तो डायरेक्टली जो यंग वन है वो कैसा होगा? एडल्ट वाले से मैच करता हुआ होगा, है ना, बस उसका ग्रो करना बाकी होगा। यहां पर ऐसा नहीं है, दे आर ओविपेरस बट द डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। ये कैसे होंगे? ये अंडे देंगे, दे ले एग्स बट द डेवलपमेंट विल बी इनडायरेक्ट। मतलब अंडा फूटेगा तो क्या निकलेगा? डायरेक्टली एडल्ट जैसा बनेगा क्या? ना, क्या निकलेगा? पहले लार्वा, ठीक है। वो लार्वा जो होगा वो जो एक अलग ही स्टेज निकल के आएगी, फिर वो मेटामॉर्फोसिस करके कैसे बनेगी? अडल्ट बॉडी बनेगी, ठीक है। अब इसके बारे में आपने कहां पढ़ा है? रुक जाओ जरा, 11th 12th कहाँ पढ़ा यार? 11th में, 12th में, हाँ, जिसमें से आपका वो वाला चैप्टर कहाँ है? जो मतलब इतना वो 11th 12th कभी 11th कभी 12th पढ़ा के मेरे दिमाग में तो खिचड़ी बन चुकी है। वो चैप्टर कहाँ है आपका जिसमें से आपको सब कुछ रिड्यूस कर दिया गया है, अब सिर्फ फ्रॉग पढ़ना है? पहले उसमें कॉकरोच, अर्थवॉर्म सब हुआ करता था,
क्या था वो, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, हाँ वही था क्या? एक जो चैप्टर था आपका जिसके अंदर आपको बहुत सारे एनिमल्स पहले पढ़ने होते थे और अब सब रिड्यूस करके सिर्फ फ्रॉग पढ़ना है, वहां पे आपको पढ़ाया गया है इस चीज के बारे में कि ये कैसे मेटामॉर्फोसिस करते हैं, ठीक है, मेटामॉर्फोसिस से कैसे जो इनका टेडपोल लार्वल जो कंडीशन है उसको क्या बोलते हैं, टेडपोल बोलते हैं, उससे कैसे ये डेवलप करके बनते हैं फ्रॉग, ठीक है। तो ये वाली जो कंडीशन इनके अंदर पाई जा रही है और ये जो स्टेज है टेडपोल से एडल्ट में कन्वर्ट होने वाली, ये जो पूरी प्रोसेस है ये क्या कहलाती है, मेटामॉर्फोसिस कहलाती है। ये मेटामॉर्फोसिस करके जब एडल्ट बनाते हैं तब जाके इनकी जो है स्ट्रक्चर सिमिलर बनते हैं, लेकिन जो लार्वा है वो कैसा होता है, एक अलग ही, मतलब उसको देख के समझ ही नहीं सके, कभी कोई उसको देख के बोल ही ना सके कि ये लार्वा आगे जाके फ्रॉग बनने वाला है। हाँ, तो इसलिए इनका डेवलपमेंट क्या कहलाएगा भाई, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहलाएगा। ये पहले लार्वा बनाएंगे, ठीक है, पहले तो क्या करेंगे, अंडे देंगे, फिर वो अंडा फूटेगा तो क्या निकलेगा, लार्वा निकलेगा, फिर वो लार्वा क्या बनेगा, एडल्ट बॉडी में कन्वर्ट होगा। तो दे आर ओविपेरस एंड द डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, मतलब पहले आएगी लार्वल कंडीशन, लार्वा से फिर मेटामॉर्फोसिस होके बनेगा एडल्ट बॉडी। ये हो गई कंडीशन खत्म। सी, ओविपेरस एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, बस ये दो और चीजें थी, ओविपेरस और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, बस, ठीक है। ये कुछ कैरेक्टर्स थे, ठीक, ऑफ द फाइलम, सॉरी ऑफ द क्लास एम्फीबिया। अब बचे हैं सिर्फ इनके एग्जाम्पल्स। क्लास एम्फीबिया तक एक बार मार्क कर सकते हो आप, उसके बाद देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स के बाद आपकी फिर स्टार्ट हो जाएगी नेक्स्ट क्लास, ठीक है। सी एग्जाम्पल्स, ब्यूफो द टोड, अरे यार गलत बात, हाँ, एग्जाम्पल्स देखो, ब्यूफो द टोड, कॉमन नेम्स इन लोगों के बहुत ज्यादा, कई बार साइंटिफिक नेम से ज्यादा कॉमन नेम्स पूछे जाते हैं और कई बार कॉमन नेम्स बिल्कुल ना पूछ के साइंटिफिक नेम से क्वेश्चन बन जाता है और ऑप्शंस में कॉमन नेम होते हैं। तो ये पोर्शन अपने आप में काफी सारे क्वेश्चंस का कंटेंट है। ये जो इतना सा पोर्शन है एग्जांपल्स वाला, इससे अपने आप में काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं। राणा की अगर हम बात करें, फ्रॉग की, ठीक है, राणा जी की, ठीक है, तो ये भी अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में पूरे चैप्टर में सिर्फ फ्रॉग ही पढ़ना है, ना अर्थवॉर्म ना कॉकरोच, सब हटा दिया गया है, सब कुछ रिड्यूस्ड है। हाइला क्या है, ट्री फ्रॉग है, ठीक है। देन सैलमेंड्रा, दिस इज द और सैलमेंडर, ठीक, ये इसका कॉमन नेम है। इक्थायोफिस या इक्थायोफिस, लिम्बलेस एम्फीबिया ये होता है, इसके लिम्स नहीं होते, ठीक है, इसके लिम्स नहीं होते। अब बोलोगे मैम तो क्या यही है वो कनेक्टिंग लिंक जो जोड़ रहा है लिम्बलेस से लिम्ब वालों को? तो हाँ बिल्कुल, जो इससे पहले वाले एनिमल्स थे जिनके पास लिम्स नहीं थे, उनसे ये लिम्स वाले एनिमल्स को क्या करेगा, कनेक्ट करेगा। यही बनेगा क्या, लिंक इन बिटवीन दीज टू। ओके, चलो यहां तक कंप्लीट हुआ, क्लास एम्फीबिया कंप्लीट हुई, ठीक है। फटाफट से इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, ठीक। क्लास एम्फीबिया कंप्लीट हुई, अब आते हैं आगे, पहले पढ़ते हैं क्लास रेप्टिलिया, उसके बाद देखेंगे उसके एग्जांपल्स, ठीक है। सी क्लास रेप्टिलिया, द क्लास नेम रेफर्स टू देयर क्रीपिंग और क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन। सबसे पहली लाइन तो ये देखो, उसके बाद इसका इंट्रोडक्शन पे आते हैं। क्रीपिंग और क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन, इसी की वजह से ये रेप्टिलिया में है, ठीक है। वो सारे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर मोड ऑफ लोकोमोशन कैसा है, क्रीपिंग एंड क्रॉलिंग काइंड ऑफ लोकोमोशन है, वो सब आएंगे किसके अंदर, रेप्टिलिया के अंदर। इस क्लास नेम का मतलब ही यही है, ठीक है। रेप्टाइल्स का मतलब ही यही है कि वो या तो क्रीपिंग कर रहे हैं या फिर क्रॉलिंग कर रहे हैं फॉर देयर लोकोमोशन। ओके, तो रेप्टिलिया का मतलब ही यही है। So the class name Reptilia refers to the creeping and crawling mode of locomotion। and अगर हम बात करें कि ये टर्म लिया कहाँ से गया है, तो लैटिन लैंग्वेज से ज्यादातर टर्म्स लिए जाते हैं या फिर ग्रीक से लिए जाते हैं। तो ये है भाई फ्रॉम द लैटिन ओरिजिन, रेपेर और रैप्टम, टू क्रीप और क्रॉल, ठीक है। इस रैप्टम या रिपेयर वर्ड का मतलब भी यही होता है, टू क्रीप और टू क्रॉल, ठीक है, या तो क्रीप करना या फिर क्रॉल करना। तो यही दोनों इस प्रोसेस में यूज हो रहे हैं, किसमें, लोकोमोशन के लिए। इसलिए ये सारे मेंबर्स क्या कहला जाते हैं, रेप्टिलिया कहलाते हैं, ठीक है। एम्फीबिया अगर नाम दिया गया है तो उसका भी कुछ लॉजिक निकल कर आया था ना, कि एम्फी मतलब ड्यूअल था और बायोस मींस लाइफ था, जो दो तरह के जीवन जी रहे हैं, हाँ, लैंड पर भी और एक्वेटिक एनवायरमेंट में भी। तो
तो इसी तरह से ये भी क्या कर रहा है, ये भी अपने नाम का कुछ एक मतलब रखता है, इसके नाम का भी एक लॉजिक है। क्या लॉजिक है कि रिपेयर या रेप्टम का मतलब है टू क्रीप और टू क्रॉल, इसीलिए क्रीपिंग एंड क्रॉलिंग करने वाले क्या आएंगे, रेप्टिलिया के अंदर आएंगे। क्यों करते हैं क्रीप और क्रॉल, ताकि लोकोमोट कर सकें, मूव कर सकें। तो दिस इज द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन देम, राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं, दे आर द मोस्ट टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, ठीक है। मोस्ट टेरेस्ट्रियल एनिमल्स मतलब ये सबसे ज्यादा टेरेस्ट्रियल मोड पर ही रहते हैं। तो दे आर मोस्टली द टेरेस्ट्रियल एनिमल्स एंड देयर बॉडी इज कवर्ड बाय ड्राई एंड कॉनिफाइड स्किन। ये देखो, ये आपको एक डिफरेंस बताएगा किसके बारे में, एम्फीबिया और रेप्टिलिया के बारे में। वहां पर स्किन कैसी थी, मॉइस्ट स्किन थी, और क्या था, उसके ऊपर कोई स्केल्स नहीं थे। यहाँ क्या है, यहाँ पर ड्राई और कॉनिफाइड स्किन है, और इनके ऊपर एपिडर्मल स्केल्स जो हैं या स्क्यूट्स जिन्हें कहते हैं वो पाए जाएंगे, ठीक है। एपिडर्मल स्केल्स या स्क्यूट्स इनके ऊपर पाए जाएंगे। इससे पहले वाली अगर मैं बात करूं एम्फीबिया की, तो उनके अंदर क्या थी, मॉइस्ट स्किन थी और कोई भी तरह के स्केल्स उनके ऊपर नहीं पाए जा रहे थे। यहाँ पर एपिडर्मल स्केल्स या स्क्यूट्स पाए जा रहे हैं और स्किन है ड्राई एंड कॉनिफाइड काइंड ऑफ स्किन, ठीक। वो वाले कैसे थे, टेरेस्ट्रियल भी थे और एक्वेटिक भी थे, दोनों हैबिटेट उनके पास थे। इनके पास क्या है, इनके पास दो ऑप्शन नहीं है, इनके पास एक ही ऑप्शन है, रहना है तो रहो, नहीं तो जाने दो, ठीक है। मोस्ट टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, एक ही ऑप्शन है इनके पास। नेक्स्ट बात करते हैं, दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग्स। इनकी जो एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग्स जैसे हमारी है ना, ठीक है, ऐसी एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग्स इनकी नहीं है। वहां पर क्या था, टिम्पैनम थी उनके पास जो ईयर का काम कर रही थी, यहाँ पर क्या है, टिम्पैनम ही है। मैम ये तो सेम टू सेम हो गया। हाँ तो भाई हर जगह ये बिल्कुल डिफरेंट बनना जरूरी थोड़ी है, कुछ चीजें मैच भी कर सकती हैं, हाँ कुछ चीजें मैच भी कर सकती हैं। सी, तो दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग्स, जैसे इससे पहले भी नहीं थी। इनके पास क्या है, टिम्पैनम ही है जो कि ईयर को रिप्रेजेंट कर रही है, टिम्पैनम मेम्ब्रेन ही इनके अंदर भी पाई जा रही है। नेक्स्ट देखते हैं, सी, लिम्स व्हेन प्रेजेंट आर टू पेयर्स। लिम्स अगर प्रेजेंट हो, मतलब ऐसा भी केस हो सकता है कि लिम्स ना हो, ठीक है, ऐसा भी केस हो सकता है कि लिम्स ना हो। तो जब लिम्स प्रेजेंट होंगे तो प्रेजेंट होंगे किस तरह से, टू इन पेयर्स, ठीक है, टू इन पेयर्स, ठीक है, या टू पेयर्स कह लो, ठीक है। टू पेयर ऑफ लिम्स पाए जाएंगे, अगर पाए जाएंगे तो, या फिर नहीं भी हो सकते हैं। रेप्टाइल्स और रेप्टाइल्स के अंदर आने वाले सारे मेंबर्स में, और एम्फीबिया की अगर हम बात करें तो उनके पास क्या थे, टू पेयर ऑफ लिम्स थे ही थे, है ना, टू पेयर ऑफ लिम्स उनके पास भी थे ही थे। देन अगर हम बात करें हार्ट की, तो इनका हार्ट भी भाई 3 चैम्बर्ड ही है, इनका भी 3 चैम्बर्ड हार्ट ही है। हार्ट इज यूजुअली 3 चैम्बर्ड बट 4 चैम्बर्ड इन क्रोकोडाइल्स। मतलब 3 चैम्बर्ड हार्ट जो पिछले वाले क्लास से चला आ रहा है, एम्फीबिया से चला आ रहा है, वही है ज्यादातर तो। लेकिन क्रोकोडाइल की बात करें, क्रोकोडाइल आता है किसके अंदर, रेप्टिलिया के अंदर, लेकिन अपने हार्ट चैम्बर्स के नंबर पे वो डिफर कर जाता है रेप्टाइल्स से, और चला जाता है किसके अंदर, नेक्स्ट जो अपग्रेडेड क्लासेस हैं, अपर क्लासेस हैं, उनसे मैच कर जाता है। कौन मैच कर रहा है, क्रोकोडाइल मैच कर रहा है। फिर आपने मैम उसको सेम कलर से क्यों कर दिया, भाई तो कैरेक्टर तो सेम ही बता रहा है ना, कैरेक्टर तो सेम ही पढ़ रहे हैं, हार्ट के चैम्बर्स ही पढ़ रहे हैं। तो हार्ट कैसा है, यहाँ पर भी 3 चैम्बर्ड हार्ट ही है। 3 चैम्बर्ड हार्ट होगा तो क्या कंडीशन बनेगी, बताओ, कितने ऑरिकल होंगे, कितने वेंट्रिकल होंगे, जल्दी बताओ। 3 चैम्बर्ड हार्ट होगा तो ऑरिकल कितने, वेंट्रिकल कितने, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। स्क्रीन भी चेंज कर दी, जल्दी से कमेंट बॉक्स को भरो। अगर 3 चैम्बर्ड हार्ट होगा तो ऑरिकल कितने, वेंट्रिकल कितने। 2 चैम्बर्ड हार्ट्स में तो सिंपल कहानी है, 1 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल। 4 चैम्बर्ड हार्ट में भी सिंपल कहानी है, 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल। 3 चैम्बर्ड ही एक ऐसा है जिसको याद रखने की जरूरत है, इसीलिए बार बार रिपीट किया जा रहा है दैट 3 चैम्बर्ड हार्ट अगर आपको सुनने को मिल रहा है, मतलब उसके पास पाए जाएंगे 2 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल। क्या होगा, 2 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल, ठीक है। अपनी मर्जी से स्वाद अनुसार मत बांट देना कि कितने भी ऑरिकल कितने भी वेंट्रिकल। क्या हो गया, ये कितने आगे आ गए हम, यहां थे हम, हाँ ठीक है। ये कुछ कैरेक्टर्स हुए। तो द क्लास नेम रिफर्स टू द क्रीपिंग और क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन। रिपेयर या रैप्टम का मतलब ही है क्रीप और टू क्रॉल। दे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं ज्यादातर, बॉडी कवर्ड है किससे, ड्राई और कॉनिफाइड स्किन से। एपिडर्मल स्केल्स या स्क्यूट्स इनके ऊपर पाए जाते हैं, ठीक है। इनके पास भी कोई एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग नहीं है, जैसे पहले नहीं थी,
टिम्पैनम जो है वही रिप्रेजेंट करती है किसको, ईयर्स को, ठीक है। लिम्स अगर प्रेजेंट होंगे तो कितने होंगे, 2 पेयर्स। देन अगर हम बात करें तो हार्ट कितना है, 3 चैम्बर्ड। 3 चैम्बर्ड में मतलब क्या, 2 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल, और एक लौता एक मेंबर ऐसा भी है क्रोकोडाइल जिसके पास है कितना, 4 चैम्बर्ड हार्ट, ठीक है। 4 चैम्बर पाए जाएंगे इसके दिल में। चलो नेक्स्ट देखते हैं, रेप्टाइल्स आर पोकिलोथर्म्स। ओ सी, हाँ जी भाई, ये भी नहीं मेंटेन कर सकते यार, ठीक है, होम्योस्टैसिस मेंटेन नहीं कर सकते, ठीक, होम्योस्टैसिस मेंटेन नहीं कर सकते। स्नेक्स, पोकिलोथर्म्स का मतलब ही यही है कि वो होम्योस्टैसिस मेंटेन नहीं कर सकते। इन्हें और क्या कहते हैं हम, इन्हें और कहते हैं हम कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, राइट। और क्या कहते हैं, इससे पहले हम यही वाला टर्म यूज कर रहे थे, है ना, इससे पहले हम यही वाला टर्म यूज कर रहे थे बाकी क्लासेस में। तो ये मत भूल जाना या फिर ये मत सोचना कि कोल्ड ब्लडेड कुछ अलग होता है और पोकिलोथर्म्स कुछ अलग होता है, ठीक है। बोथ आर सेम, ये दोनों ही क्या नहीं कर सकते, दोनों सेम ही है, एक ही चीज को 2 तरह से बोला जा रहा है, ठीक है। ये दोनों ही होम्योस्टैसिस को मेंटेन नहीं कर सकते, अपना बॉडी टेम्परेचर बाहर के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज या एडजस्ट नहीं कर सकते। कुछ टेम्पररी चीजों को अडॉप्ट कर सकते हैं कि थोड़े दिन के लिए छुप गए, बिल्कुल क्या हो गए, गायब होकर रहने लग गए, लेकिन ये भाई बॉडी के अंदर चेंजेस को नहीं कर सकते हैं, ठीक है, टेम्परेचर को अडॉप्ट करने के लिए। सो दे आर द कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, ओके। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं, आ जाओ। सी, स्नेक्स एंड लिजर्ड्स शेड देयर स्केल्स एज स्किन कास्ट। जैसे जैसे इनकी स्किन, अच्छा स्नेक्स वाला एग्जांपल तो आपको पता ही होगा, लिजर्ड्स का हो सकता है आपको ना पता हो, लेकिन स्नेक्स का तो पता ही होगा ना। ये क्या करते हैं, अपनी स्किन को पूरी की पूरी शेड कर देते हैं, फिर से नई स्किन आती है, फिर शेड कर देते हैं, फिर नई स्किन आती है। ये प्रोसेस इनके अंदर चलती है ना, एक साइक्लिक प्रोसेस में, ठीक है। एक इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर इनकी स्किन क्या हो जाती है, शेड हो जाती है और फिर नई आती है, ठीक है। ये इनके अंदर प्रोसेस पाई जाती है। ये प्रोसेस, हाँ, स्केल्स भाई शेड, ठीक है, शेड देयर स्केल्स, ठीक। ये एक अपन इसको क्या नाम देंगे, एक ऐसे नाम देंगे कि इनके अंदर क्या पाया जाता है भाई, ये अपने स्केल्स को शेड कर देते हैं। और देखें हम क्या, सेक्सेस आर सेपरेट। सेक्सेस कैसे होते हैं इनके, सेपरेट होते हैं, है ना। मेल बॉडी अलग होगी, फीमेल बॉडी अलग होगी, नाग अलग होता है और नागिन जो बढ़िया बढ़िया बिल्कुल नागिन दिन गिन गिन गिन, ठीक है, तो वो अलग होती है, नाग अलग होता है, ठीक है। लिजर्ड्स में भी मेल फीमेल अलग अलग होते हैं। अब आपको नहीं पता चलेगा मेल छिपकली कौन सी चिपकी है और फीमेल कौन सी चिपकी है, पर अलग होते हैं, ठीक। चलो आगे देखते हैं, फर्टिलाइजेशन इनके अंदर कैसा हो रहा है। सेक्सेस सेपरेट है और फर्टिलाइजेशन है इंटरनल, इससे पहले एक्सटर्नल हो रहा था, है ना, एम्फीबिया में, लेकिन इनमें कैसे होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। ये क्या देंगे, अंडे देंगे, क्या देंगे, ये अंडे, दे आर ओविपेरस। कैसे होंगे ये, ओविपेरस होंगे। एंड द डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, मतलब अंडे के बाद जो अंडा फटा, ठीक है, क्या निकला, डायरेक्टली जो एडल्ट ऑर्गेनिज्म है वैसी ही बॉडी निकलेगी, बस छोटू होगी, थोड़ी दिन बाद बड़ी हो जाएगी, बस, ठीक है। ऐसा नहीं कि लार्वा निकल रहा है और वो लार्वा मैच ही नहीं कर रहा एडल्ट ऑर्गेनिज्म से, ना, वो वाला सीन नहीं चलेगा। जो ऑर्गेनिज्म निकल रहा है वो बिल्कुल मैच करेगा किससे, देखा है ना छोटू छोटू वाली छिपकली, देखिए सबने, छोटू छोटू वाले स्नेक भी देखे हैं सबने, राइट। तो ये ओविपेरस हैं, अंडे देंगे, लेकिन अंडा जब क्या करेगा, हैच आउट करेगा, तो जो निकलेगा वो कौन निकलेगा, एडल्ट ऑर्गेनिज्म जैसी ही बॉडी निकलेगी, बस छोटू होगी, ठीक है, ग्रो करके बड़ी हो जाएगी। राइट, तो ये वाला डेवलपमेंट इनके अंदर पाया जाता है। अब क्या बच गया, अब बच गए एग्जाम्पल्स, आ जाओ, इनसे भी डील कर लेते हैं भाई, निपट लेते हैं, आ जाओ आ जाओ, जाओ। कीलोन द टर्टल, ठीक है, कीलोन और द टर्टल, ये एक एग्जाम्पल है। टेस्ट्यूडो या टॉर्टोइज, ठीक है, ये भी रेप्टाइल्स में ही आते हैं। देन कैमिलियन, ट्री लिजर्ड, ठीक है, ये भी आता है इसके अंदर, रेप्टाइल्स के अंदर। कैलोट्स या गार्डन लिजर्ड। देन क्रोकोडाइलस या क्रोकोडाइल। एलिगेटर, द एलिगेटर, दोनों सेम ही है, इसका साइंटिफिक नेम भी सेम है, वही इसका कॉमन नेम है। हेमिडेक्टाइलस, ठीक है, हेमिडेक्टाइलस जो कि वॉल लिजर्ड है, जिसको देख के गर्मियों में डर डर के यहाँ वहां भागते रहते हो। पॉइजनस स्नेक्स कौन कौन से हैं, नाजा नाजा, कोबरा, ठीक है, ये, और दूसरा कौन सा है, बैंगरस, ठीक है, बैंगरस, क्रेट और विपेरा, ठीक है, या वाइपर या वाइपर, जिस भी तरीके से इसको प्रोनाउंसिएट करना चाहो, ठीक है, विपर बोलते हैं या वाइपर बोलते हैं, ठीक है, विपेरा, ठीक, तो विपर या वाइपर, विपेरा, ये हो गया। तो कीलोन,
टेस्ट्यूडो, कैमिलियन, कैलोट्स, क्रोकोडाइलस, एलिगेटर, हेमिडेक्टाइलिस एंड पॉइजनस स्नेक्स में अगर हम बात करें तो किसकी, नाजा नाजा, बैंगरस एंड विपेरा। ठीक, तो ये सारे के सारे एग्जांपल्स हैं किसके, मेंबर्स ऑफ द क्लास रेप्टिलिया। ये सब है किसके मेंबर्स, क्लास रेप्टिलिया के मेंबर्स। ये सारे क्लास रेप्टिलिया के मेंबर्स हैं। ओके, चलो आ जाते हैं कहां, मैम एक बार से फिर से कर लेते हैं इसका क्या रिवीजन। सी, क्लास रेप्टिलिया में आपने क्या क्या पढ़ा भाई, क्रीपिंग एंड क्रॉलिंग वाले ऑर्गेनिजम्स आते हैं, ये इनका मोड ऑफ लोकोमोशन हो गया। लैटिन टर्म से इसको लिया गया है, जैसे एम्फी का मतलब बताया था वैसे ही इसका मतलब होता है क्रीप या क्रॉल करना। देन अगर हम बात करें तो मोस्टली ये होते हैं टेरेस्ट्रियल, हैबिटेट क्या हो गया, टेरेस्ट्रियल हो गया। बॉडी कैसी होती है, ड्राई और कॉर्निफाइड स्केल से, ठीक है, स्किन से घिरी हुई होती है, कवर्ड होती है, और इनके अंदर स्केल्स पाए जाते हैं, एपिडर्मल स्केल्स पाए जाते हैं जिन्हें कहते हैं स्क्यूट्स। ठीक, दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग्स, इनकी ईयर ओपनिंग्स एक्सटर्नल नहीं है, इनके अंदर भी सॉरी, इनके अंदर भी ईयर्स का फंक्शन परफॉर्म करने के लिए टिम्पैनम मेम्ब्रेन ही है। लिम्स अगर प्रेजेंट होंगे तो वो होंगे क्या, 2 पेयर्स में, और हार्ट होगा इनके अंदर कैसा, 3 चैम्बर्ड हार्ट होगा। ठीक है, 2 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल। अगर हम बात करें क्रोकोडाइल की तो उसके अंदर एक अलग कैरेक्टर पाया जा रहा है, उसके अंदर 4 चैम्बर्ड हार्ट पाए जा रहे हैं, 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल। ठीक, इतनी बात, ये हो गई कंडीशन। नेक्स्ट देखते हैं रेप्टाइल्स कैसे हैं, अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते, एडजस्ट नहीं कर सकते परमानेंटली, तो दे आर द पोकिलोथर्म्स और द कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। स्नेक्स एंड लिजर्ड्स की बात करें तो ये अपनी स्किन को शेड करते रहते हैं एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में, और फिर नई स्किन आती है। सेक्सेस इनके सेपरेट होते हैं, मेल बॉडी अलग होती है, फीमेल बॉडी अलग होती है। फर्टिलाइजेशन होता है बॉडी के अंदर, तो फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। ओवीपेरस होते हैं लेकिन डेवलपमेंट डायरेक्ट है, मतलब अंडा देंगे तो डायरेक्टली यंग वन जो निकलेगा वो एडल्ट से मैच करने वाला निकलेगा। ये सारे इसके हमने एग्जांपल्स पढ़े। अब इन एग्जांपल्स में से कुछ का देख लेते हैं। फोटो, आ जाओ आ जाओ। कैमेलियन द ट्री लिजर्ड, सी कैमेलियन द ट्री लिजर्ड, ये रहा, ठीक है, ये रहा, ये देखो। अब पूरा ट्री दिखाते तो यही नहीं दिखता, इसलिए उन्होंने जरा सी ट्विक दिखा दी आपको। ठीक है, ये है कैमेलियन द ट्री लिजर्ड, ठीक है, और ये है क्रोकोडाइलस 4 चैम्बर्ड हार्ट वाला। ठीक है, 4 चैम्बर्ड हार्ट है इसके पास। देन दिस इज द किलोन एंड दिस इज द नाजा नाजा। ठीक है, दिस इज द नाजा नाजा स्नेक। ये है एग्जाम्पल्स ऑफ द क्लास रेप्टिलिया। ओके, चलो रेप्टाइल्स के एग्जांपल्स देख लिए, आगे बढ़ूं। देखो इन सब की बॉडी पे आपको स्केल्स दिख रहे होंगे, ये सारे स्केल्स क्या हैं, एपिडर्मल स्केल्स हैं, या फिर इन स्केल्स को और क्या कहा है, स्क्यूट्स। और क्या कहा है इन स्केल्स को, स्क्यूट्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास स्टार्ट कर रही हूं मैं, क्लास एवीज। ठीक है, एवीज में क्या आते हैं, सी द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एवीज मतलब बर्ड्स। ठीक है, इसका मतलब ही होता है क्या, बर्ड्स। इसको हाईलाइट कर दो सबसे पहले तो, एवीज मतलब बर्ड्स। ठीक है, सी तो इस क्लास के अंदर आने वाले सारे मेंबर्स, ठीक, कौन कौन, बर्ड्स सारी की सारी, ये कैसी होती हैं, इनके अंदर पाए जाते हैं फेदर्स, एंड मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई एक्सेप्ट द फ्लाइटलेस बर्ड्स ऑस्ट्रिच। ठीक है, इकलौता एग्जांपल है ऑस्ट्रिच का जो कि फ्लाई नहीं कर सकती, इसलिए कहलाती है क्या, फ्लाइटलेस बर्ड कहलाती है। ठीक है, ऑस्ट्रिच इकलौता एग्जाम्पल है जो फ्लाई नहीं कर सकती, ऐसी बर्ड है इकलौती, इसीलिए उसे कहते हैं फ्लाइटलेस बर्ड, जो फ्लाइट, जिसके पास फ्लाइट नहीं है। ठीक है, तो दिस इज द फ्लाइटलेस बर्ड, ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच इज द फ्लाइटलेस बर्ड। ठीक है, और क्या देखा हमने, सी इस फाइलम के मेंबर्स में क्या पाया जाएगा, फेदर्स पाए जाएंगे। ठीक है, सी हमने देखा कि एवीज की, बर्ड्स की कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स यही हैं कि इनके पास पाए जाते हैं फेदर्स। ठीक है, और इनमें से ज्यादातर सारे के सारे ही ऑलमोस्ट फ्लाई कर सकते हैं, सिर्फ किसे छोड़ के, फ्लाइटलेस बर्ड ऑस्ट्रिच को छोड़ के। ठीक है, इनके पास पाई जाती हैं क्या, इनके पास पाई जाती हैं क्या, बीक पाई जाती हैं, इसके मेंबर्स के पास पाई जाती हैं क्या, बीक। ठीक है,
चोंच पाई जाती है बर्ड्स के पास, राइट। द फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स, और इनके जो फोर लिम्स होते हैं वो मॉडिफाइड होते हैं किसमें, विंग्स में। सी फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स, जो इनके फोर लिम्स होते हैं वो विंग्स में मॉडिफाइड होते हैं, और सिर्फ हिंड लिम्स होते हैं जिससे ये क्या करते हैं, जो बीच बीच में इनको आके कहीं पेड़ पे बैठना है, कहीं जमीन पे बैठना है, दाना चुगना है, घोंसले पर बैठना है, जो भी करना है, तो उसके लिए फिर वो उनको हिंड लिम्स को यूज करते हैं, और फोर लिम्स को क्या कर लिया है, मॉडिफाई कर लिया है विंग्स में, जिससे ये उड़ पाते हैं। ओके, तो फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स। फोर लिम्स का मतलब क्या होता है, आपके फोर लिम्स कौन से हैं, ये जो आपके हाथ हैं ये आपके फोर लिम्स हैं, ठीक है, ऊपर वाले, और हिंड लिम्स जो है वो क्या है, आपके पैर हैं, ठीक है। तो इनके भी हिंड लिम्स तो पैर ही हैं, लेकिन फोर लिम्स मॉडिफाई हो गए हैं हाथ ना होके किसमें, विंग्स में, ताकि ये उड़ सके, ठीक। The hind limbs generally have scales. हिंड लिम्स में क्या होते हैं, स्केल्स पाए जाते हैं, एंड आर मॉडिफाइड फॉर वॉकिंग, ठीक है। ये वॉक भी कर सकते हैं हिंड लिम्स के थ्रू, स्विम भी कर सकते हैं, क्लास्प भी कर सकते हैं ट्रीज के ऊपर, ठीक है, ट्री ब्रांचेस के ऊपर क्लास्पिंग भी कर सकते हैं, लटक भी सकते हैं, है ना। ये सारे ही फंक्शंस ये लोग कर सकते हैं, वॉकिंग, स्विमिंग, क्लास्पिंग, ठीक है, ये सारे फंक्शंस कर सकते हैं किनसे, हिंड लिम्स से। तो फोर लिम्स का मॉडिफिकेशन अगर आपसे कोई पूछे फॉर द क्लास ए वीज, तो आप क्या बताओगे बेटा, फोर लिम्स का मॉडिफिकेशन हम बताएंगे, फोर लिम्स का मॉडिफिकेशन हम क्या बताएंगे, क्या लिख रहे हैं हम इन दोनों का मॉडिफिकेशन, ठीक है। फोर लिम्स का मॉडिफिकेशन क्या बताओगे कि इनमें क्या पाए जाते हैं, फोर लिम्स का मॉडिफिकेशन ये है कि ये मॉडिफाइड होते हैं फॉर फ्लाइंग, राइट, विंग्स में मॉडिफाइड है। और अगर हम बात करें हिंड लिम्स की, तो ये मॉडिफाइड है क्या करने के लिए, वॉकिंग, ठीक, वॉकिंग, स्विमिंग, एंड क्लास्पिंग। ओके, फोर लिम्स का मॉडिफिकेशन है कि वो विंग्स में मॉडिफाई हो चुके हैं ताकि ये लोग उड़ सके सारे बर्ड्स, और हिंड लिम्स मॉडिफाई हो गए हैं इनके ताकि ये लोग वॉक कर सकें, स्विम कर सकें और क्लास्प कर सकें ओवर द ट्री ब्रांचेस। ये इनके मॉडिफिकेशंस हो गए फोर लिम और हिंड लिम के, अलग अलग, कोई भी कहीं से भी पूछे तो हम उन्हें अब बता पाएंगे, राइट। स्किन इनकी कैसी होती है, एक कुछ की तो थी कैसी, मॉइस्ट थी, है ना, एम्फीबिया की कैसी थी, मॉइस्ट स्किन थी, रेप्टिलिया की कैसी थी, ड्राई और कॉर्निफाइड स्किन थी। इनकी देखते हैं कैसी है, देयर स्किन इज ड्राई विदाउट ग्लैंड्स, इनकी स्किन काफी ड्राई है और उसमें कोई ग्लैंड्स नहीं है, एक्सेप्ट व्हाट, एक्सेप्ट द ऑयल ग्लैंड्स, ठीक है, ऑयल ग्लैंड को छोड़कर इनके पास कोई भी ग्लैंड्स नहीं है, और पूरी की पूरी स्किन कैसी है, ड्राई है। ऑयल ग्लैंड्स कहाँ है ये ध्यान देना है जरा, ऑयल ग्लैंड्स पाई जाती हैं एट द बेस ऑफ द टेल, ठीक। स्किन इज ड्राई, स्किन काफी ड्राई है, उसके ऊपर कोई ग्लैंड्स उसके अंदर प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ टेल के बेस पर पाई जाती हैं ऑयल ग्लैंड्स, सिर्फ वहां पर। देन पूरे एंडोस्केलेटन की अगर मैं बात करूं तो एंडोस्केलेटन इज फुल्ली ऑसिफाइड और बोनी, ठीक है, एंडोस्केलेटन फुल्ली ऑसिफाइड और बोनी है, लेकिन उसमें एक ट्विस्ट पाया जाएगा। सी द लॉन्ग बोन्स आर हॉलो विद एयर कैविटीज, या जिसे न्यूमैटिक बोन्स कहते हैं, जो इनके अंदर जितनी भी लॉन्ग बोन्स होंगी, ठीक है, जिन्हें कैसा होना चाहिए था, जिनको अगर क्या कर दें कि जो पूरी अगर सॉलिड बोन्स होंगी, जितनी भी लॉन्ग बोन्स हैं, तो क्या हो जाएगी, बॉडी बहुत ज्यादा वेटेड हो जाएगी, और इतना ज्यादा वेट कैरी करके उड़ पाना बर्ड्स के लिए क्या हो जाता, मुश्किल हो जाता। अब क्योंकि इन्हें उड़ना है, इन्होंने अपने फोर लिम्स को भी मॉडिफाई कर लिया है किसमें, विंग्स में, तो ये क्या है, इनके अंदर जो बोन्स पाई जा रही है ना वो भी अलग होंगी। कैसी होंगी, सी द लॉन्ग बोन्स आर हॉलो, उनके अंदर एयर कैविटीज है। अब ये एयर कैविटीज, ये हॉलो बोन्स क्या करेंगे, इनकी बॉडी को
लाइट बनाएंगी, और जितना लाइट होगा उतनी आसानी से इंसान उड़ पाएगा ना। जैसे फेदर होता है, वो क्यों इतनी अच्छे से उड़ता रहता है, इतना अच्छा लगता है उसको उड़ते हुए देखना, क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा लाइट होता है, राइट। सिमिलरली इनकी जो बोन्स होंगी, जितनी भी लॉन्ग बोन्स इनके अंदर पाई जाती हैं, ये सारी की सारी होती हैं कैसी, हॉलो, ठीक है। उसके अंदर पाई जाती हैं एयर कैविटीज, जिसकी वजह से ये क्या कर पाते हैं, आराम से आसानी से फ्लाइट कर पाते हैं, उड़ पाते हैं, ठीक है। और अब ये जो अलग तरह की बोन्स पाई जा रही हैं, तो उन्हें सेम नाम से तो बुलाएंगे नहीं, ऐसा तो बायोलॉजी में बिल्कुल किसी को कतई पसंद है ही नहीं। जरा सा भी कुछ अलग हुआ तो अलग नाम दे देते हैं, तो इनको भी दे दिया गया है दैट दे आर द न्यूमैटिक बोन्स। ये कैसी बोन्स हैं, न्यूमैटिक बोन्स हैं, ओके। पी को नहीं पढ़ना, जैसे निमोनिया में नहीं पढ़ते ना पी को, वैसे इसको भी नहीं पढ़ना, ठीक है। तो चलो, ये थे कुछ कैरेक्टर्स जिन्हें हमने अच्छा सुंदर सुंदर कलर से भर दिया है। अब जरा देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या हैं एवीज के या फिर बर्ड्स के, कि भाई इनके पास पाए जाते हैं फेदर्स, ठीक। ज्यादातर इनमें से फ्लाई कर सकते हैं सिवाय एक के, जिसे नाम ही दे दिया गया है फ्लाइटलेस बर्ड, कि ये बर्ड तो है पर उड़ नहीं सकती। कौन है वो, ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच के बारे में जरा एक बहुत इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है, मुझे फटाफट से जाओ सर्च करो होमवर्क की तरह, या फिर अभी के अभी मुझे बता दो कमेंट सेक्शन में भर के बढ़िया तरीके से, ऑस्ट्रिच के बारे में, ऑस्ट्रिच के बारे में ऐसा कौन सा फैक्ट है जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और मैं हिंट दे देती हूँ, हिंट दे देती हूँ, डब्बा बड़ा कर लूँ थोड़ा पहले, ठीक है। ऑस्ट्रिच के बारे में ऐसा कौन सा बहुत ही इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है जो कि हर एक बायो के स्टूडेंट को पता होना मांगता, ठीक। ऑस्ट्रिच, हिंट दे देती हूं कि इसके एग से रिलेटेड कुछ है, हिंट है इसके एग से रिलेटेड कुछ, ठीक है। इसके एग से रिलेटेड कुछ है, अब वो क्या है ये आप लोग मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में, कि ऑस्ट्रिच के एग से रिलेटेड क्या चीज है जो कि बहुत ज्यादा फेमस है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। इस तरह के अमेजिंग फैक्ट्स तो आते ही रहते हैं भाई क्वेश्चंस, ठीक। ये तो आपको साइंस बायो क्या, ये तो आपको कहीं पे अगर आप इस तरह के एग्जाम्स देते हो जहां पे जनरल नॉलेज भी पूछा जा रहा है ना, वहां भी पूछ लिया जाता है, ये तो वो वाली बात है। तो ये तो पता होना ही मांगता, ठीक, बिल्कुल होना मांगता। ढूंढो जल्दी से ढूंढो, मैडम नहीं बताएंगी, सब चीज मैडम बता देंगी क्या, हाँ, और कोई काम नहीं मैडम को। चलो क्या मिटाऊं मैं, ये मिटा देती हूँ। सी होमवर्क लिखा हुआ है, जल्दी से देखो होमवर्क लिखा हुआ है। सी आगे बढ़ते हैं। अरे वाह, फिट बैठ गया, हाँ छुपा नहीं। चलो आ जाओ भाई, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की बात हम कर रहे हैं बर्ड्स के, ठीक है। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ बर्ड्स हैज एडिशनल चैम्बर्स। बर्ड्स का डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो होता है उसमें एडिशनल चैम्बर्स पाए जाते हैं, क्रॉप एंड गिज़ार्ड, ठीक है। ये जो दो टर्म्स हैं, जैसे वहां पर क्लॉका वर्ड अभी आया था, वो क्लॉका भी आप इससे पहले सुन चुके हो। सिमिलरली ये जो दो टर्म्स हैं, जैसे क्लॉका वर्ड पहले सुन चुके हो ना, वैसे ही इसी क्लासिफिकेशन के बिल्कुल सिलसिले के अंदर एक फाइलम के अंदर आपने ये क्रॉप एंड गिज़ार्ड वर्ड भी सुना है। फटाफट से दौड़ाओ बिल्कुल दिमाग के घोड़े, पता करो कहां सुना है इससे पहले क्रॉप और गिज़ार्ड, ठीक है। किस फाइलम में, किस एनिमल, किस चीज से रिलेटेड पढ़ा है गिज़ार्ड और गिज़ार्ड, जल्दी से पता करो, जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में। कितनी चीजें हो गई, एक तो बताओगे ऑस्ट्रिच के एग से रिलेटेड कुछ, दूसरा बताओगे क्रॉप एंड गिज़ार्ड कहां पढ़ा, तीसरा बताओगे क्लॉका कहां पढ़ा था इससे पहले। हिंट मैंने तीनों चीज की दे दी है। क्लॉका के हिंट मैंने क्या दिए कि जहां पर आपके जेनाइटल और एक्सटर्नल अपर्चर्स क्या कर रहे थे, मैच कर रहे थे, दोनों सेम थे, ऐसा कुछ कहानी थी। सिमिलरली ऑस्ट्रिच के एग के रिलेटेड है, ये मैंने बता दिया है। और जैसे ही क्रॉप एंड गिज़ार्ड की बात चल रही है, तो ये तो आप पढ़ ही रहे हो ना, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से रिलेटेड है। हाँ, ये तो हिंट आपको सामने ही दिख रही है, किससे रिलेटेड है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से रिलेटेड है। बर्ड्स की डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में कुछ एडिशनल चैम्बर्स पाए जाते हैं जिनका नाम है क्रॉप एंड गिज़ार्ड, ठीक है। हार्ट इनका कंप्लीटली 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। तो भाई ऑब्वियस सी बात है, जब रेप्टिलिया के अंदर एक ऐसा पाया गया, कौन, मगरमच्छ, राइट। क्रोकोडाइलस के पास क्या था, 4 चैम्बर्ड हार्ट था, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके आगे आने वाली क्लास में 4 चैम्बर्ड हार्ट तो होना ही था, हाँ होना ही था, वरना क्रोकोडाइल किससे जाके मैच करता, क्रोकोडाइल कौन सा कैरेक्टर अपने अंदर एडवांस दिखाता क्रोकोडाइल, अगर उसके आगे वाली क्लास में ही 4 चैम्बर्ड हार्ट नहीं होता। हाँ, इसी से तो ये मैच कर रहा है। तो सी क्रोकोडाइल में जैसे 4 चैम्बर्ड हार्ट था, तो आप क्या बोलोगे कि भाई वो आगे वाले फाइलम से जाके थोड़ा ज्यादा ही तेज चल रहा है, वो अपने फाइलम में रेप्टिलिया में होने के बाद भी कैरेक्टर दिखा रहा है किसका, उसके आगे वाली क्लास का, मतलब किसका, एवीज का, मतलब किसका, बर्ड्स का, ठीक।
टर्म्स बहुत सारे हैं, निकनेम 8-10 दे के रखे हुए हैं, पर कंफ्यूज नहीं होना, इंसान एक ही है, ठीक है। कोचिंग में अलग, स्कूल में अलग, इंस्टा पे अलग, एफबी पे अलग नाम से बुलाओगे तो इंसान बदल जाएगा क्या? नहीं बदलेगा ना। सिमिलरली एवीज के, बर्ड्स की या नेक्स्ट अपकमिंग क्लास की या हायर और क्लास की बात करें तो है कौन? है तो यही एवीज, ठीक है तो यही लोग, यही है कौन? 4 चैम्बर्ड हार्ट वाले, ठीक है। कंप्लीटली 4 चैम्बर्ड हार्ट वाले कौन है? एवीज हैं, ठीक है। अभी तक हमने जितने पढ़े उनमें बोल रही हूं मैं, ये मत बोल देना बिल्कुल बीच में से उचक के मैम मेमोरी अभी तो है, वो पढ़ा क्या? अभी नहीं पढ़ा। अभी तक जितने हम सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं, एम्फीबिया देन आया था रेप्टिलिया, देन आया था एवीज, तो अभी तक हमारे पास 4 चैम्बर्ड हार्ट वाला कौन है? एवीज है। रेप्टिलिया में कितना था? 3 चैम्बर्ड हार्ट था, लेकिन कौन तेज चल रहा था? क्रोकोडाइल। क्या किया उसने? 4 चैम्बर्ड हार्ट दिखा दिया, जबकि वो उसकी क्लास का कैरेक्टर ही नहीं है। वो कैरेक्टर किसका है? नेक्स्ट क्लास का है। तो उसने क्या बना ली? एक कनेक्टिंग लिंक बना ली कि भाई मैं तो तुम दोनों के बीच का हूं, मैं हूं तो रेप्टाइल के अंदर, लेकिन कैरेक्टर है मेरे पास किसका? एवीज का, ठीक है। वो क्या बन गया? दोनों के बीच का कनेक्टिंग लिंक बन गया। और ऐसा सिर्फ क्रोकोडाइल नहीं किया है, ऐसा और कौन था? इक्थायोफिस, ठीक है। याद करो, भूल तो नहीं गए? ऐसा एक और था एम्फीबिया में जो आपने एग्जांपल्स पढ़े, सी इक्थायोफिस, इसके पास भी ऐसा कैरेक्टर था। ये लिम्बलेस है, जबकि ये है किसके अंदर? उन्हीं लोगों के अंदर है जिनके पास क्या होने चाहिए? लिम्स होने चाहिए। और उसके बाद भी ये कैसा है? लिम्बलेस एम्फीबिया है, ठीक। तो इस तरह के ऑर्गेनिजम्स आपको हर जगह, हर क्लास, हर फाइलम में देखने को मिलते हैं, जो अपने फाइलम या अपनी क्लास का कैरेक्टर ना दिखा के उसके आगे वाला कैरेक्टर दिखाते हैं, और वो बन जाते हैं दोनों के बीच का कनेक्शन, ठीक है, दोनों के बीच की कनेक्टिंग लिंक, ठीक है। तो चलता है यार, सभी कर रहे हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अकेले ने किया होता तो पटक देते हैं अपन उसको बीच में ले जाके। सी, तो दे आर वार्म ब्लडेड। ये कौन सा नया टर्म निकल के आया? ये कौन सा नया टर्म निकल के आया? अभी तो बोला था क्या? अभी तो बोला था हमने इनको पाउकिलोथर्म्स, ठीक है, रेप्टिलिया को, उसके पहले वाले को भी यही बोला था, उसके पहले वाले को भी कोल्ड ब्लडेड ही बोला था। ये कौन सा नया टर्म निकल के आया? सी, ये कौन सा नया टर्म निकल के आया? कहां गया? ये रहा, होमोयोथर्म्स। ये कौन सा नया टर्म निकल कर आया है? इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? पढ़ते हैं। सी, होमोयोथर्म्स, इसका मतलब है दे आर एबल टू मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। देखो अभी तक क्या हो रहा था कि वो बॉडी टेम्परेचर जो जैसा है वैसा ही रहेगा, ना उसको मेंटेन कर सकते, ना एडजस्ट कर सकते, ना कुछ भी नहीं कर सकते उसमें, परमानेंट चेंजेस उसमें कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक। जो अगर उनकी बॉडी का टेम्परेचर अगर जो भी है उससे अगर बाहर का कम हो रहा है तो भी वो क्या हो जाएंगे? दुबक के बैठ जाएंगे कि भाई हम तो खेल ही नहीं रहे, हमें करना ही नहीं एक्टिविटी बॉडी की। क्या कर रहे हैं हम? इनएक्टिव स्टेज पे चले गए, ठीक है, खेलना ही बंद कर दिया। लेकिन अगर बॉडी का टेम्परेचर क्या है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का टेम्परेचर ज्यादा है या कम है, तो भी वही करेंगे, खेलना बंद, करनी ही नहीं है एक्टिविटी। ऐसे बिल्कुल एक्ट करेंगे जैसे कोई डेड बॉडी है, ठीक है। कैसे एक्ट करेंगे? बिल्कुल डेड बॉडी की तरह इनएक्टिव स्टेज पे चले जाएंगे, जिसे कहते हैं क्या? हाइबरनेशन। भूलना नहीं, इस टर्म को यहां पर यूज नहीं हुआ है लेकिन ये टर्म यूज होता है। क्या कहते हैं इसे? हाइबरनेशन। इस मैकेनिज्म को क्या कहते हैं? हाइबरनेशन। मतलब ये क्या करते हैं? अपनी लाइफ में इनएक्टिव स्टेज पे चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक्टिव होने के लिए उनके पास फेवरेबल कंडीशन नहीं है, और ना ही उनके पास इतना दम है कि कंडीशन को फेवरेबल अपने लिए बना ले, ठीक है। तो इसलिए ये क्या है? कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कहला रहे थे। लेकिन अब पैटर्न को ब्रेक करते हुए ये कुछ नया लेकर आए हैं हमारे बाबा। क्या लेकर आए हैं? होमोइयोथर्मस। मतलब ये कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर को तो मेंटेन कर ही सकते हैं, कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं, ठीक है। ये कम से कम क्यों कर रहे हैं? ताकि ज्यादा से ज्यादा हम कर सकें। हम क्या कर सकते हैं? हम होम्योस्टैसिस को मेंटेन कर सकते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं? हमसे थोड़ा कम रह रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? कम से कम कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रख सकते हैं, ठीक है। एक बॉडी टेम्परेचर को कॉन्स्टेंटली मेंटेन करके रखेंगे। ये काम है किनका? होमोयोथर्म्स का, ठीक है। वार्म ब्लडेड एनिमल्स ये कहलाएंगे। इससे पहले वाले बेटा सारे के सारे कोल्ड ब्लडेड कहला रहे थे, पाउकिलोथर्म्स कहला रहे थे। ये क्या है? होमोयोथर्म्स। क्या कहला रहे हैं? वार्म ब्लडेड। बस बहुत हो गया, आ जाओ नेक्स्ट देखते हैं क्या? नेक्स्ट देखते हैं क्या? रेस्पिरेशन हो रहा है इनमें लंग्स के थ्रू। रेस्पिरेशन किसके थ्रू हो रहा है? लंग्स के थ्रू हो रहा है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे क्लासेस में, जो कि अब मैम और कितना ही बढ़ेंगे, एक ही तो बची है, इसके बाद अपनी वाली, हाँ एक ही तो बची है, इसके बाद और कितना बढ़ेंगे। तो अब इसीलिए आपको मोस्टली सारे कैरेक्टर्स कौन से देखने को मिल रहे हैं? डेवलप्ड वाले देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि अब हम बहुत क्लोज हैं हायर ऑर्गेनिज्म वाली क्लास की तरफ, जो कि है किसकी? हमारी खुद की, ठीक है। मैमेलिया की तरफ अब हम बहुत क्लोज आ चुके हैं, इसलिए हमें सारे के सारे कैरेक्टर्स जो देखने को मिल रहे हैं वो डेवलप्ड दिख रहे हैं, एडवांस कैरेक्टर्स देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। चलो बहुत कुछ हो चुका है यहाँ पर, इस सब को मिटा देते हैं।
ठीक है, होमवर्क अभी भी बना हुआ है, होमवर्क अभी भी बना हुआ है। ऑस्ट्रिच के बारे में आपको बताना ही है कि इसके एग से रिलेटेड कौन सी कहानी है जो आप मुझे सुना सकते हो। हाँ, हमेशा मैडम यहाँ के सुनाती रहे, गला काम करे या ना करे। सी सम बर्ड्स जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहले दिख रहा है आपको न्योफ्रॉन, ठीक है, न्योफ्रॉन, ये दिख रही है बर्ड, हाँ ये दिख रही है बर्ड आपको। दूसरी दिख रही है आपको स्ट्रुथियो, ठीक है। तीसरी दिख रही है आपको सिटैक्युला, ये देखो। थर्ड दिख रहा है, लास्ट दिख रहा है आपको पैवो, ठीक। कॉमन नेम्स बताओ इनके जरा जल्दी से, बिल्कुल आसपास देखे गए सारे के सारे बर्ड्स हैं, कुछ भी ऐसा बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स सा ऑर्गेनिज्म नहीं है जिसको आसपास देखा ना हो। और ये तो वही है मैडम जिनके बारे में यहाँ पिंक पिंक लिखा हुआ है, ये तो वही मैडम है। जल्दी से इनके कॉमन नेम्स भर दो कमेंट बॉक्स में। इसका तो मतलब कोई भी बता देगा, नर्सरी के बच्चे को उठा के पूछ लो पी फॉर, वो भी बता देगा, मैं क्यों बताऊं। हाँ, ये इसका पूछ लो पी फॉर तो इसका भी बता देगा। बचा कौन, यही बचा है एक कालू महाराज, और इनका तो मैडम का लिखा ही हुआ है, तो भर दिया कमेंट बॉक्स, ठीक। आगे देखें, इतनी छोटी सी चीज तो मतलब मैडम नहीं बताएं तो अच्छा है, वरना बच्चे क्या करेंगे। हाँ चलो, एवीज के बारे में लास्ट चीजें देख लो, उसके बाद देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स, ठीक। सी कॉमन नेम्स यहां मिल जाएंगे आपको। हाँ, जितने भी लोग डर रहे थे कि अरे बताना पड़ेगा क्या, ठीक। ये देखो, एयर सैक्स कनेक्टेड टू लंग्स सप्लीमेंट रेस्पिरेशन के लिए जो ये क्या हो गया, ये तो लहराती हुई लाइन बन गई। एयर सैक्स कनेक्टेड टू लंग्स सप्लीमेंट रेस्पिरेशन, लंग्स के साथ जो एयर सैक्स पाए जाते हैं उनके अंदर, इनसे होती है और ज्यादा हेल्प प्रोवाइड होती है, ठीक है, और ज्यादा बेनिफिट्स प्रोवाइड होते हैं। किस प्रोसेस के लिए, रेस्पिरेशन की प्रोसेस के लिए। सेक्सेस पाए जाते हैं इनके कैसे, सेपरेट, मेल बॉडी अलग होगी, फीमेल बॉडी अलग होगी, मतलब दो ऑर्गेनिज्म अलग अलग होंगे, ठीक है। मेल सेक्स अलग होगा, फीमेल सेक्स अलग होगा, और फर्टिलाइजेशन होगा बॉडी के अंदर। फ्यूजन ऑफ गैमीट्स होगा कहां पर, फर्टिलाइजेशन होगा कहां पर, बॉडी के अंदर। सो द फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, दे आर ओविपेरस एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। ये जितने भी टर्म्स आप सुन रहे हो अलग अलग क्लास के, कि अगर ओविपेरस है मतलब अंडे दे रहा है, फिर उसके बाद डेवलपमेंट डायरेक्टली कर रहा है या इनडायरेक्टली कर रहा है, ये सारी चीजों को कंपैरेटिवली बनाते चलना। ओविपेरस होने के बाद भी डेवलपमेंट डायरेक्ट होगा ये जरूरी नहीं है। जब अंडा फूटेगा तो जो निकल रहा है वो लार्वा भी हो सकता है, लार्वा से एडल्ट ऑर्गेनिज्म बनेगा। कैसे बनेगा, मेटामॉर्फोसिस करके बनेगा। या फिर क्या हो सकता है कि अंडा जैसे ही फूटेगा, जैसे स्नेक्स में हो रहा था, रेप्टाइल्स में हो रहा था, जैसे ही अंडे से निकलेगा तो फिर क्या निकलेगा, डायरेक्टली जो छोटू छोटू सांप आपने देखे हैं, छोटू छोटी छिपकली आपने देखी हैं, क्या होते हैं, अंडा जैसे ही फूटता है तो डायरेक्टली एडल्ट ऑर्गेनिज्म जैसी ही बॉडी निकलती है, ठीक। तो वो डेवलपमेंट कैसा कहलाता है, डायरेक्ट डेवलपमेंट कहलाता है। लेकिन अगर कोई इनडायरेक्टली डेवलप कर रहा है, पहले लार्वा देन एडल्ट बॉडी, तो वो डेवलपमेंट कैसा कहलाएगा, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहलाएगा। छोटू छोटू स्नेक सबने देखा, छोटू छोटू लिजर्ड सबने देखी, ठीक है। यहां पर अब बात कर रहे हैं हम किसकी, बर्ड्स की। तो इनके अंदर भी भाई ये भी कैसे होते हैं, ओविपेरस, और डेवलपमेंट होता है डायरेक्ट। क्या आपने छोटू छोटू बर्ड्स नहीं देखी, क्या आपने छोटी सी चिड़िया नहीं देखी, बताओ, देखी है या नहीं देखी है तो जाओ देखो चिड़ियाघर में। हाँ, यहाँ लेके आऊं अब आप सबके लिए, चलो आ जाओ। कॉर्वस क्रो, कोलंबा पिजियन, स्टैक्युला पैरट, स्ट्रूथियो ऑस्ट्रिच, पैवो पीकॉक, ठीक है, टेनोडाइट्स पेंगुइन एंड न्योफ्रॉन वल्चर, ठीक। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि आते हैं एवीज बर्ड्स के लिए। एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनको आपको जरूर ही पढ़ना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है आपके पास। सी चलो आगे आ जाओ। लास्ट क्लास हमारी खुद की क्लास मैमिलिया, ठीक है, लास्ट क्लास हमारी खुद की क्लास मैमिलिया। फटाफट से इसको और देख लेते हैं और फाइनली खत्म करते हैं एनिमल किंगडम की कहानी जो कि बहुत टाइम से चल रही है। हाँ, बहुत टाइम से चल रही है ना। चलो आज फाइनली इस पे लगा देते हैं फुल स्टॉप। चलो सी दे आर फाउंड इन अ वैरायटी ऑफ हैबिटेट। सबसे पहले तो बात कर रहे हैं हैबिटेट्स की, लेकिन पहले बात तो मैम करनी चाहिए थी कि मैमिलिया बोला तो बोला क्यों है, पहले ये तो जवाब दें ये लोग, पहले इस बात का तो जवाब दें। जैसे किसने दिया था, एम्फीबिया ने दिया था। एम्फी का मतलब था ड्यूअल, बायोस का मतलब था लाइफ, इसलिए वो थे ड्यूअल लाइफ वाले जो कि पानी में भी रहते थे और लैंड पर भी रहते थे। नेक्स्ट हम देखा रहे थे किसके बारे में, रेप्टिलिया के बारे में। तो उन्होंने भी बताया कि क्रीप एंड क्रॉल करने वाले से रिलेट उनका नाम करता है, इसलिए वो आ गए हैं रेप्टिलिया के अंदर।
थर्ड जो थे एवियस, उसका मतलब ही होता है बर्ड्स, तो उसके अंदर सारी बर्ड्स आई थी। तो सिमिलरली मैमेलिया का भी तो कुछ ना कुछ लॉजिक होगा। क्या लॉजिक है? सबसे पहले वो ढूंढो, सबसे पहले वो ही ढूंढो। सी, मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स, mammary glands. See, the most unique mammalian characteristic is the presence of milk producing glands, mammary glands, by which the young ones are nourished, जिनके थ्रू young ones को nourishment provide किया जाता है। तो ये सबसे यूनिक mammalian characteristic है, जो कि इससे पहले इतने सारे फाइलम्स पढ़े, इतनी सारी क्लासेस पढ़ी, किसी में भी देखने को नहीं मिला। तो दिस इज द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मेंबर्स ऑफ क्लास मैमेलिया। दे हैव मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स कॉल्ड एज द मैमरी ग्लैंड्स, बाय विच द यंग वंस आर नरिश्ड। ओके, ये कैरेक्टर है जिसकी वजह से इस क्लास का नाम है मैमेलिया। ये मिल गया आपको इस क्वेश्चन का आंसर कि वाई मैमेलिया, पहले तो ये बताओ, मिल गया आंसर। आप पढ़ ले नेक्स्ट हैबिटेट के बारे में। तो सी, दे आर फाउंड इन अ वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स, पोलर आइस कैप्स पे भी पाए जाएंगे, ठीक है, डेजर्ट्स में भी जी सकते हैं, माउंटेन्स पर भी सरवाइव करते हैं, फॉरेस्ट में भी सरवाइव कर सकते हैं, ग्रासलैंड्स में भी सरवाइव कर सकते हैं, और एकदम डार्क केव्स में भी, बिल्कुल गुफाओं में भी सरवाइव कर सकते हैं। इतना ज्यादा वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स आपने क्या इससे पहले कहीं देखा? क्या इससे पहले कहीं देखा आपने इतनी ज्यादा वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स? मैम बैक्टीरिया में देखी थी। होश में आओ, एनिमल किंगडम की बात कर रही हूं मैं। हाँ, पोलर आइस कैप्स, डेजर्ट्स, माउंटेन्स, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स और डार्क केव्स, इन सब का इकोसिस्टम उठा के जब आप इकोसिस्टम पढ़ोगे तो देखना कि कितनी ज्यादा इनके पास वैरायटी है। लेकिन फिर भी इतनी ज्यादा वैरायटी में अगर कोई सरवाइव कर रहा है तो वो है कौन? इतना हाईली डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म होने के बाद भी इतनी वैरायटी में सरवाइव कर रहा है, ना कि अपनी लिमिटेशन दिखा रहा है। कौन है वो? मैमेलिया का मेंबर। तो सम ऑफ देम हैव अडैप्टेड टू फ्लाई और लिव इन वाटर। इनमें से कुछ ने ये मॉडिफिकेशन भी दिखाया है कि ये फ्लाई भी कर सकते हैं और कुछ वाटर में भी रह सकते हैं। ठीक, मैमेलिया ने भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल स्ट्रिक्ट कर दिया है अपने कैरेक्टर्स को कि यही हैबिटेट रखना है या यही पैटर्न फॉलो करना है। ठीक है, ये लोग भी अडेप्टेशंस को शो कर रहे हैं। ये लोग क्या यार, हम लोग बोलते हैं ना, हम ही तो है मैमेलिया के अंदर, ठीक है, तो हम लोग भी अडेप्टेशंस को शो कर रहे हैं। हमारे जो आसपास वाले पड़ोसी मेंबर्स हैं, ठीक है, कुछ लोग फ्लाई करने के लिए भी अडेप्टेड हैं, कुछ लोग पानी में भी रह ले रहे हैं। ठीक, अब देखते हैं, दे हैव 2 पेयर्स ऑफ लिम्स। लिम्स की बात करते हैं तो दे हैव 2 पेयर्स ऑफ लिम्स। क्या बच गया यार, क्या नहीं आया इस वाली स्लाइड पे? सी, तो दे हैव 2 पेयर्स ऑफ लिम्स adapted for walking, running, climbing, burrowing, swimming और flying। इतना ज्यादा adaptation। इससे पहले वाला याद करो, यहाँ पे पीला पीला लिखा हुआ था कुछ, 4 limb का adaptation, hind limb का adaptation। 4 limb के क्या थे? सिर्फ उससे wings बन गए थे, उड़ने में काम आ रहे थे। hind limb का adaptation क्या था? running, walking, clasping over the trees, ये सारे उसके modification थे। यहाँ पर जो limbs हैं, 2 pair of limbs, ठीक है, 2 pair of limbs तो हैं ही, अडेप्टेड है क्या करने के लिए? चलना, दौड़ना, क्लिम्बिंग, बरोइंग, स्विमिंग, ये सारा का सारा अडेप्टेशन पाया जा रहा है, जिसको मैं कर देती हूं हाईलाइट और मेरा काम खत्म। वॉकिंग, रनिंग, क्लिम्बिंग, बरोइंग, स्विमिंग एंड फ्लाइंग। अरे ज्यादा हो गया, अभी भी ठीक नहीं है, अब ठीक है। हाँ, ये हो गए इनके फंक्शंस। नेक्स्ट बचा क्या? द स्किन ऑफ मैमल्स इज यूनिक इन पोजेसिंग हेयर। ठीक है, मैमल्स की स्किन क्यों यूनिक बोली जाती है? क्योंकि इनकी स्किन पे पाए जाते हैं हेयर्स। ठीक है, बॉडी हेयर्स जो है वो भी यूनिक कैरेक्टर है ऑफ द मेंबर्स ऑफ क्लास मैमेलिया। ठीक है, फाइलम फाइलम पढ़ते पढ़ते इतने दिन से हर चीज में मुंह से फाइलम ही निकल रहा है। हाँ, क्लास पे आ गए हैं हम, क्लास मैमेलिया। ठीक, मैमेलिया क्लास के सारे मेंबर्स में पाया जाता है यूनिक कैरेक्टर कि इनके पास है क्या? बॉडी हेयर्स। ठीक, और मेमोरी ग्लैंड्स, ये दोनों यूनिक कैरेक्टर्स में आएगा। अब आपको मैंने जिस तरीके से पढ़ाया है, आपको ये तो समझ आ ही गया होगा कि यूनिक कैरेक्टर्स की क्या इंपॉर्टेंस है। यूनिक कैरेक्टर्स ही आपको उस फाइलम का स्पेशलाइजेशन बताने में हेल्प करेंगे, उसको उसका इवोल्यूशन बताने में हेल्प करेंगे, राइट, एडवांसमेंट वाले कैरेक्टर्स हेल्प करेंगे। तो ये सब चीजें आप याद रखना। सी, तो ये मोस्ट यूनिक कैरेक्टर की बात हम कर रहे हैं। ये देखो क्या मैंने स्टार बनाया है, आलू बन गया है वो स्टार बनाने के चक्कर में। सी, दिस इज द मोस्ट यूनिक मैमेलियन कैरेक्टरिस्टिक कि इसमें पाए जाते हैं मेमोरी ग्लैंड्स, दूसरा इनमें पाए जाते हैं बॉडी हेयर्स। ठीक, ये दोनों स्टार याद रखना, ये दोनों क्या है इनके? यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक, बॉडी हेयर्स ऑन द स्किन
ये हुए कुछ कैरेक्टर्स ऑफ क्लास मैमेलिया। आगे बढ़ रहे हैं अपन नेक्स्ट कैरेक्टर्स की तरफ। सी, पहले ये देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे एग्जांपल्स, ठीक है। एक्सटर्नल ईयर्स, एक्सटर्नल ईयर्स और ईयर पिन्ने, ये जो है ना, ये जो एक्सटर्नल ईयर्स है, ये जो पिन्ने पाए जा रहे हैं आपको, ईयर पिन्ना, इसको ईयर पिन्ना बोलते हैं, ठीक है, जिसको पकड़ के सॉरी बोलते हो, ठीक है, ये क्या है, ईयर पिन्ना। एक्सटर्नल ईयर्स हमारे पास हैं। इससे पहले किसी के पास एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग्स थी? नहीं। क्या थी? सिर्फ एक टिम्पैनम मेम्ब्रेन थी, वही ईयर का काम कर रही थी। ऐसा नहीं है कि टिम्पैनम आपके पास नहीं है, ठीक है, आपके ईयर में भी पाई जाती है, लेकिन आपके पास एक्सटर्नल ईयर्स है ना, एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग्स है, पिन्ने पाए जा रहे हैं, ठीक है, ये ईयर पिन्ना आपके पास पाया जा रहा है। ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ आर प्रेजेंट इन द जॉ। हाँ, हमारे जॉज में अलग अलग तरह के टीथ पाए जाते हैं। आपको पता है 4-5 तरह के अपने पास टीथ पाए जाते हैं, ठीक है। क्या पाए जाते हैं हमारे पास? अलग अलग तरह के टीथ पाए जाते हैं। कटिंग के लिए अलग, चूइंग के लिए अलग, ग्राइंडिंग के लिए अलग, बाइटिंग के लिए अलग, राइट। तो अलग अलग तरह के टीथ हमारे पास पाए जाते हैं। कौन कौन से 4 अलग तरह के टीथ पाए जाते हैं हमारे पास? टीथ पाए जाते हैं हमारे पास। हाँ, क्या हो गया मेरी टंग को? सी, कौन कौन से अलग तरह के टीथ पाए जाते हैं हमारे पास? ICPM। किस किस को याद है? 9th क्लास का ये सिलेबस है, तो शर्म के मारे कोई ये तो बोल ही नहीं सकता कि मैम मुझे याद नहीं है, ठीक है, बट स्टिल अगर कोई भूल गया है तो मैं बता दूं, ठीक है, पहले मैं देख लूं मुझे याद है या नहीं। इंसिजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलार्स एंड मोलार्स, ठीक है। ये 4 तरह के टीथ हमारे अंदर पाए जाते हैं। ये मैंने अपना बताया है, ठीक है, अपना मतलब मेरा नहीं, मेरे अकेले में नहीं पाए जा रहा है, ह्यूमन बींग्स का बताया है, ठीक है। ये 4 तरह के टीथ पाए जाते हैं। तो यहाँ पर ये लोग सिर्फ ह्यूमन बींग की बात नहीं कर रहे, यहाँ पर आपको कलेक्टिवली पूरे क्लास मैमेलिया की बात की जा रही है कि अलग अलग तरह के टीथ पाए जाते हैं इनके मेंबर्स के जॉज में, ठीक है, जॉज में। हार्ट कितना होता है? 4 चैम्बर्ड होता है। हार्ट कैसा होता है? 4 चैम्बर्ड। एक्सटर्नल ईयर्स और पिन्ने आर प्रेजेंट। नेक्स्ट कलर दे दो प्लीज। हाँ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ। और हार्ट कितना? 4 चैम्बर्ड। हार्ट 4 चैम्बर्ड, ठीक है। होमोयोथर्मस, अरे ये तो वही वाला टर्म है, ये तो वही वाला टर्म है, होमोयोथर्मस, एक कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रखने वाला काम। ये तो अपना वाला काम था, हाँ, ये तो हम करके रखते हैं, कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रखते हैं। भले ही कोई हमें -2 डिग्री सेल्सियस में भेज दे, भले ही कोई हमें कितनी भी ज्यादा 45-47 डिग्री सेल्सियस पे भेज दे, पर हम क्या करते हैं? कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रखते हैं। हमारी बॉडी का अंदर का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहता है। ये प्रोसेस हमारे अंदर है, ये मैकेनिज्म हमारे अंदर है। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं वार्म ब्लडेड होना। हम कैसे हैं? गर्म खून है हमारा। हाँ, कैसा है हमारा? गर्म खून है। अच्छा, हाँ, तुम जिस सेंस में इसे बोलते हो ये वो वाला नहीं है। दिस इज कॉल्ड एज वार्म ब्लडेड एनिमल्स। और ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो इसके पहले वाले ऑर्गेनिजम्स थे जो कि एक कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पा रहे थे, उन्हें कोल्ड ब्लडेड बोला था। तो अब वार्म ब्लडेड बोलना पड़ेगा ना। हाँ, अब क्या बोलना पड़ेगा? वार्म ब्लडेड एनिमल्स। सी, रेस्पिरेशन किससे हो रहा है? लंग्स के थ्रू, ठीक है, गिल्स ही निकल रहा है मुंह से, क्योंकि उनको इतना ज्यादा पड़ा है ना कि वो ज्यादा बैठ गया दिमाग में। रेस्पिरेशन किससे हो रहा है? लंग्स के थ्रू होता है। हमारे अंदर लंग्स के थ्रू होता है ना रेस्पिरेशन। सेक्सेस कैसे होते हैं? अलग अलग होते हैं। मेल बॉडी अलग होती है, फीमेल बॉडी अलग होती है। सेक्सेस आर सेपरेट। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? बॉडी के अंदर होता है। गैमीट्स का फ्यूजन कहाँ होता है? बॉडी के अंदर होता है। सो द फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। और होते कैसे हैं बताओ? मैमेलिया के अंदर जितने ऑर्गेनिज्म आते हैं, क्या वो अंडे देते हैं? हाँ, नहीं, ठीक है। तो दे आर विविपेरस। पर क्या इस बात का कोई एक्सेप्शन नहीं है? ना, ऐसा कैसे पॉसिबल है? ऐसा हो जाता तो फिर बायो ना बच जाती। हाँ, फ्यू एक्सेप्शंस आर देयर, ठीक है। मोस्टली मैमल्स कैसे होते हैं? विविपेरस होते हैं, लेकिन इनके कुछ एक्सेप्शंस पाए जाते हैं। मोस्टली कैसे होते हैं? विविपेरस ही होते हैं भाई, बट फ्यू एक्सेप्शंस आर देयर। डेवलपमेंट होता है डायरेक्ट, ठीक है। डेवलपमेंट होता है क्या? डायरेक्ट, ठीक है। डायरेक्टली क्या करते हैं? यंग वंस को बर्थ देते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं एग्जाम्पल्स, जो कि लास्ट है आपका इतने दिन से चले आ रहे सिलसिले का, जो था एनिमल किंगडम का सिलसिला। ओवीपेरस की अगर हम बात करें, ठीक है,
देखो कितनी कितनी कैटेगरीज में बांटा है। विविपैरस होते हैं पर कुछ एक्सेप्शंस है ना, तो एक्सेप्शंस कौन है जो अंडे देता है मैमल्स में? सी, ओविपैरस। ऑर्निथोरैंकस, प्लैटिपस, ये है कैसा? ओविपैरस। यही एक्सेप्शन है। ये जो यहाँ पर एक्सेप्शन की बात की जा रही है ना, अरे 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 ये क्या हो गया? ये जो एक्सेप्शन की बात की जा रही है, अरे सी, ये जिस एक्सेप्शन की बात की जा रही है वो यही है बस। उसके बाद आपको जो देखने को मिलेंगे वो कौन है? विविपैरस ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक, ये देखो विविपैरस ऑर्गेनिज्म में तो फिर कोई मतलब कमी नहीं है, हमारे पास बहुत सारे हैं। सी, मैक्रोपस, कंगारू, ठीक है, टेरोपस, फ्लाइंग फॉक्स, कैमलस, कैमल, ठीक है, मैकाका, मंकी, रैटस, रैट, कैनस, डॉग, फैलस, कॉमन नेम cat, Elephas, common name elephant, Equus, common name horse, Delphinus, common name dolphin, सबकी फेवरेट। हाँ, सबकी फेवरेट डॉल्फिन के बारे में एक बात पता है, डॉल्फिन को अगर प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए तो वो इंग्लिश भी बोल सकती है। अगर आपने कहीं पे इस बात को नहीं सुना है तो जाके सुनो, ठीक है, मैंने तो बता ही दिया, बट स्टिल ठीक है। डॉल्फिन इतनी इसके पास ये कैपेसिटी है कि इसको अगर प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए तो ये इंग्लिश भी बोल सकती है। ओके, डेल्फिनस कॉमन नेम डॉल्फिन, बेलेनोप्टेरा ब्लू व्हेल, ठीक है, पैंथेरा टाइग्रस टाइगर, पैंथेरा लियो लायन। ठीक, ये सारे कुछ एग्जाम्पल्स हुए एनिमल किंगडम के अंदर आने वाले सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स के। ठीक है, ओविपैरस में आ गए कौन? एक्सेप्शन वाले जो थे जो कि अंडे देते हैं, ऑर्निथोरैंकस और प्लैटिपस, और विविपैरस के ये सारे एग्जाम्पल्स आपके सामने। ठीक, देख लो एक बार एग्जाम्पल्स, उसके बाद देखते हैं इनके फोटो। इसे मैं यहां से इरेज कर देती हूं। चलो आ जाए फोटोग्राफ्स की तरफ। सी, लास्ट लाइन वो जो आपको दिखी है उसको लास्ट में ही डील करेंगे। सी, ऑर्निथोरैंकस ये रहा, ठीक है, ये रहा, ये देखो, ये जो एक्सेप्शन था ना इकलौता, कहां गया? हाँ, ये जो एक्सेप्शन था ना इकलौता जो कि ओविपैरस है, ये रहा वो। ठीक, ये रहा, दिस इज द ओनली एक्सेप्शन जो कि ओविपैरस है, बाकी सारे के सारे मैमेलिया के अंदर आने वाले कैसे हैं? विविपैरस हैं। ठीक, अब इसकी बात अगर हम करें मैक्रोपस, ठीक, ये रहा, और ये रहा आपका टेरोपस, और ये रहा आपका बेलेनोप्टेरा। दीज आर द मेंबर्स ऑफ or the important examples of NCERT for the class Mammalia। ठीक है, चलो आगे बढ़े। बढ़ना ही क्या है मैम, अब तो हो गया, अब तो सब कुछ हो गया। The silent distinguishing features of all phyla under animal kingdom is comprehensively given in the table। ये क्या है? ये कौन सी टेबल है? हाँ, ये कौन सी टेबल है? तो याद करो जरा बुलक्कड़ों कि मैंने आपसे कहा था कि जितने भी फाइलम्स में पढ़ा रही हूँ इन सारे फाइलम का एक कंपैरेटिव चार्ट बनाते चलना। लास्ट में एनसीईआरटी वाला चार्ट मैं तो डिस्कस करूंगी ही, लेकिन उस वक्त आपके पास होना चाहिए आपका खुद का बनाया हुआ एक हैंडमेड कंपैरेटिव चार्ट, जिसके अंदर आपने सारे फाइलम्स का क्या किया हो? कंपैरिजन वहां पर मेंशन किया हो खुद से बनाकर। तो अगर आपने वो किया है तो फटाफट से उस चार्ट को खोल लो, ठीक है, और स्टार्ट करते हैं एक कंपैरेटिव स्टडी। जो पूरा आपने इतना लॉन्ग जर्नी कंप्लीट की है एनिमल किंगडम की, सारे के सारे फाइलम्स को पढ़ा है, उस सब की आज करते हैं क्या? एक कंपैरेटिव स्टडी, और हो जाएगा इसका क्या? एक कंप्लीट बढ़िया तरीके का रिवीजन। ठीक, उसके बाद फिर ये चैप्टर आपका फाइनली आज क्लोज। ठीक, चलो स्टार्ट कर रही हूं मैं फटाफट से अपना। अगर आपका अभी भी चार्ट ओपन करने में आपको और ज्यादा टाइम चाहिए तो भाई वीडियो पॉज कर लो। चलो स्टार्ट कर रही हूं मैं। सी, फाइलम पॉरीफेरा था सबसे पहले, ठीक है, ये सारे कुछ वो कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, ये सारे क्या है? बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है, जो हमने सबसे पहला बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर जिनको पढ़ा भी था, ठीक है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, यहां देखो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सिमेट्री कैसी पाई जा रही है, सिलोम, सेगमेंटेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा है, और डिस्टिंक्टिव फीचर क्या है, जिसकी वजह से आप क्या कर सको, इसे बता सको, अलग बता सको कि ये इसका यूनिक फीचर है ना। तो यूनिक फीचर जो होगा ना वही आएगा इसमें डिस्टिंक्टिव फीचर में। ठीक, जो यूनिक फीचर्स हम पढ़ रहे थे इतने दिन से। नेक्स्ट देखते हैं फाइलम पॉरीफेरा के बारे में। इसके पास लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन सा पाया जा रहा था? सबसे पहले तो मेरे पास कलर कौन सा पाया जा रहा था? हाँ, सी।
फाइलम पॉरीफेरा की हम बात कर रहे हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया गया था इनके अंदर सेल्यूलर लेवल था, मतलब मल्टी सेल्यूलर तो थे पर उन सेल्स के पास क्या नहीं थी, यूनिटी नहीं थी उनके अंदर, एकता नहीं थी कि वो ग्रुप बना के क्या कर लें, टिश्यू बना लें। तो वो कैसा था, सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था। सिमेट्री कैसी थी, बहुत अलग अलग तरह की सिमेट्री पाई जा रही थी। सीलोम कैसी थी इनके अंदर, सीलोम थी ही नहीं मैम, हाँ सीलोम ही नहीं थी, एसीलोमेट्स थे ये। देन अगर हम बात करें सेगमेंटेशन भी नहीं था बॉडी के अंदर, डाइजेस्टिव सिस्टम भी नहीं था, सर्कुलेटरी भी नहीं था, रेस्पिरेटरी भी नहीं था, कुछ था ही नहीं, हाँ बस यही थे जैसे तैसे। बॉडी विथ पोर्स एंड कैनाल्स इन वॉल्स, बॉडी के अंदर इतने छेद थे कि उनको क्या बोला गया, पोरस बॉडी बोला गया। क्या बोलते हैं उनको, काफी पोरस उनकी बॉडी थी क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे पोर्स थे। क्या बोला गया था उनको, स्पॉन्जेस बोला गया था, ठीक है। और बहुत सारी कैनाल्स थी बॉडी के अंदर। नेक्स्ट देख लेते हैं फटाफट से, सीलेंट्रेटा या जिसको निडेरिया भी कहते हैं, इसके पास कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया गया था। यहां पर हम कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं, इस तरह से तो हम पढ़ चुके हैं। तो अब ध्यान देना, मैं इस तरफ से आगे नहीं बढ़ूंगी, अब मैं बढ़ूंगी इस तरह से, ठीक है। पहले आपको मैं इस तरह से बताऊंगी कंपेयर करके पिछले में क्या और अगले में क्या, देन हम बढ़ेंगे आगे। ये चलेगा इसका कंपैरिजन का फ्लो। सी, इससे पहले कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जा रहा था, सेल्यूलर। इसमें कौन सा पाया जा रहा है, टिश्यू। आप देखो नेक्स्ट में देखो, सीलेंट्रेटा में टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जा रहा है। इसके बाद देखो इसमें भी टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जा रहा है। उसके बाद धीरे धीरे जो बढ़ना स्टार्ट होगा, इसमें ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम एक साथ आ गया, और उसके बाद फिर कंटिन्यूअस ऑर्गन सिस्टम चलता जाएगा, ठीक है, कंटिन्यूअस चलेगा। सी, तो इस तरह से आप अगर याद रखना चाहो तो पहला फाइलम सिर्फ इकलौता ऐसा फाइलम है जो सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को दिखाता है। इसके बाद वाले दोनों फाइलम जो हैं वो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को दिखाते हैं, और उसके बाद आने वाले सारे के सारे ऑर्गन सिस्टम लेवल को दिखाएंगे। ठीक, ये हो गया इसका कहानी खत्म। बताओ इसके बारे में अब हमें दोबारा देखने की जरूरत ही नहीं है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अब हम दोबारा नहीं पढ़ेंगे, ठीक। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन याद रहेगा, सबसे पहला फाइलम पॉरीफेरा जो था उसमें सेल्यूलर है, उसके बाद दो फाइलम सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा, इसके अंदर टिश्यू लेवल है, उसके बाद सबके सब में क्या है, ऑर्गन सिस्टम से स्टार्ट होकर सब में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ये याद रहेगा। सिमेट्री की अगर हम बात करें तो बहुत सारी सिमेट्री पाई जा रही थी, फिर रेडियल सिमेट्री आई इन दो के पास, ठीक है, इसकी सिमेट्री तो बहुत वेरियस थी, है ना, इसकी तो बहुत थी। फिर दो के पास आई रेडियल सिमेट्री, किसके पास, सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा के पास, ठीक है। इसके बाद फिर बायलेटरल सिमेट्री आना शुरू हुई। बायलेटरल सिमेट्री जो है वो आगे जाके बीच में क्या होगी, चेंज हो जाएगी इकाइनो पे, ठीक है। ये इकाइनो ऐसा आया था जो रेडियल सिमेट्री लेके आ गया था एडल्ट में, मतलब लार्वल में बायलेटरल थी और एडल्ट में रेडियल आ गई थी, याद है, ठीक है। ये इकाइनो ऐसा आया था, लेकिन उसके अलावा फिर उसका कोई दूसरा एक्सेप्शन नहीं है, सब में बायलेटरल ही चलेगी, ठीक है। सीलोम देखो, सीलोम कहां तक नहीं है, कहां तक एसिलोमेट्स है, तो ये देखो यहां तक एसिलोमेट्स है, ठीक। कौन कौन से, चार फाइलम शुरू के, पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटेहेल्मिन्थ्स, ये चार क्या है, एसिलोमेट्स। फिर एक क्या आया, स्यूडोसिलोमेट, ठीक है, एक कैसा आया, स्यूडोसिलोमेट। उसके बाद सारे के सारे कैसे आ गए सारे के सारे, बताओ, सीलोमेट्स आ गए। ये देखो सीलोमेट, कोई एक्सेप्शन नहीं, ठीक है, सारे के सारे कैसे आ गए, फिर सीलोम वाले, ठीक है, कोई दिक्कत। शुरू के चार एसिलोमेट्स, उसके बाद पांचवा एस्केलमिंथस, स्यूडोसिलोमेट, उसके बाद फिर सारे के सारे कैसे, सीलोमेट्स, डन। नेक्स्ट कैरेक्टर देखते हैं, सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन देखो पॉरीफेरा में पाया गया, ठीक है, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा पाया गया बोल रही हूं मैं, सॉरी, इन सब में एब्सेंट था, ठीक है, इन सब की बॉडी अनसेगमेंटेड थी। फिर आएगा कौन सा, सेगमेंटेड वॉर्म वाला जो लेके आएगा क्या, सेगमेंटेशन। ये देखो सेगमेंटेशन, ये सेगमेंटेड वॉर्म, एनिलिडा को क्या बोलते हैं, सेगमेंटेड वॉर्म्स बोलते हैं ना, ये आ गए सेगमेंटेड वॉर्म वाले लेके आए क्या, सेगमेंटेशन। तो वो सेगमेंटेशन दो में चला, मोलस्का में जाके फिर से वो सेगमेंटेशन गायब, ठीक है, इकाइनो में भी गायब और हेमी में भी गायब। फिर वापस से वो सेगमेंटेशन आ गया कॉर्डेटा में, ठीक है, ये सेगमेंटेशन वापस लौट के आया किसमें, कॉर्डेटा में। आई थिंक मैं इसे इरेज कर देती हूं, हाँ, ठीक है। अब देखो सेगमेंटेशन की कहानी पूरी हुई। डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो पॉरीफेरा में डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट है ना, देन इन तीन में है लेकिन इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है ना, इन तीनों में है लेकिन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कैसी है, इनकम्प्लीट है। किसमें, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा और प्लेटेहेल्मिन्थ्स में। मैं बात करूं अगर एस्केलमिंथस की तो इनके अंदर कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है। देन अगर हम बात करें सर्कुलेटरी सिस्टम की तो सर्कुलेटरी सिस्टम में देखो
इन सबके पास, ठीक है, सबके पास सर्कुलेटरी सिस्टम है ही नहीं, सबके पास रेस्पिरेटरी सिस्टम है ही नहीं। मतलब सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी सिस्टम हम देखते हैं कि कहां जाके आना शुरू हुआ है, यहां से शुरू हुआ है। देखो लाइन से देखो, रेस्पिरेटरी की कहानी थोड़ा सा लेट स्टार्ट हुई है। सी यहां पर भी एनिलिडा में भी रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट था, उसके बाद से वो फिर पूरा फुल टू प्रेजेंट। सी उसके बाद से वो फुल टू प्रेजेंट। और यहां पर अगर मैं बात करूं सर्कुलेटरी एनिलिडा से जो स्टार्ट हुआ तो फिर होता ही गया, ठीक है। फिर सबके पास सर्कुलेटरी सिस्टम है, अब ओपन है क्लोज है वो बात मैं नहीं कर रही, पर सर्कुलेटरी सिस्टम है तो, ठीक है। इसके पहले वाला देखो, इसके पहले वाला देखो, यहां पर पूरा कहां तक, एस्किलमिंथस तक किसी के पास ना सर्कुलेटरी है ना रेस्पिरेटरी है। उसके बाद अगर हम देखें तो एनिलिडा से सर्कुलेटरी सिस्टम सबके पास है और रेस्पिरेटरी थोड़ा सा और लेट स्टार्ट होगा, इसके जस्ट बाद स्टार्ट होगा। आर्थ्रोपोडा से रेस्पिरेटरी सबके पास है, ठीक। इस तरह से आप इसको स्टडी करोगे, ना कि ऐसे कि हर एक में पूरा का पूरा देखते चलो। अरे फाइलम वाइज तो हम पढ़ ही चुके हैं ना, अब आपको कंपैरेटिव स्टडी करनी है ऐसे कैरेक्टर वाइज कि किसमें कौन सा कैरेक्टर कब है, कब आया, कब किस फाइलम से कौन सा कैरेक्टर दिखना स्टार्ट हुआ। चलो अब पढ़ लेते हैं इन सबके यूनिक फीचर्स। दैट पॉरीफेरा के यूनिक फीचर्स क्या थे कि इनकी बॉडी में पोर्स बहुत ज्यादा थे, हाँ छेद बहुत ज्यादा थे इनकी बॉडी में, कैनाल्स बहुत ज्यादा थी इनकी बॉडी में, ठीक है। इसीलिए इनकी बॉडी कैसी कहलाई थी, पोरस कहलाई थी या स्पॉन्जेस ये कहलाए थे। नेक्स्ट अगर हम बात करें निडेरिया, निडेरिया क्यों कहा था उनके पास, क्योंकि उनके पास नीडोब्लास्ट पाई गई थी, ठीक है, नीडोब्लास्ट पाए गए थे इसीलिए तो निडेरिया कहा था, इसीलिए तो सिलेंट्रेटा कहा था, ठीक है। कॉम प्लेट्स पाई गई थी इनके अंदर लोकोमोशन के लिए, किसके अंदर, टीनोफोरा के अंदर। देन फ्लैट बॉडी और सक्कर्स हुआ करते थे, ये फ्लैट वॉर्म्स ही इन्हें कहा था, इनका नाम ही यही था, ठीक है, प्लेटेहेल्मिन्थ्स का। देन एस्किलमिंथस का नाम क्या था, इनका नाम था, कौन से वॉर्म थे ये, राउंड वॉर्म्स थे, ठीक है, ऑफन वॉर्म शेप्ड, ठीक है, राउंड वॉर्म्स थे और एलोंगेटेड वॉर्म्स थे, ठीक। ये इनका यूनिक फीचर था या डिस्टिंक्टिव फीचर था। देन एनिलिडा के अंदर जो आए थे वो कैसे थे, सेगमेंटेड वॉर्म्स, ठीक है। इनके अंदर क्या पाया गया था, सेगमेंट पाए गए थे, मतलब रिंग्स पाई गई थी, एन्यूली जिसे कहा था, जिससे इनका नाम बना एनिलिडा। देन आर्थ्रोपोडा के अंदर पाया गया था एक्सोस्केलेटन ऑफ क्यूटिकल जॉइंटेड अपेंडेजेस इनके अंदर पाए गए थे। देन एक्सटर्नल स्केलेटन ऑफ शेल यूजुअली प्रेजेंट किसके अंदर था, मोलस्का के अंदर। देन एकाइनोडर्मेटा में आया था वाटर वास्कुलर सिस्टम और रेडियल सिमेट्री वापस से लौट के आ गई थी इनके अंदर, ठीक है, जो कि नहीं आनी चाहिए थी पर आ गई थी, क्या कर सकते हो, ठीक। हेमिकॉर्डेटा के अंदर वॉर्म लाइक थे, इनके पास क्या क्या था, प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक। ये कहीं और नहीं सुना आपने ये टर्म्स, ठीक है, प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक में बॉडी का डिवीजन और कहीं आपने सुना ही नहीं, ये इन्हीं का यूनिक फीचर है। और इतना आगे आने के बाद, वॉर्म्स को इतना पीछे छोड़ के आ जाने के बाद भी इनका वॉर्म लाइक स्ट्रक्चर एक बार फिर से आया था, इसीलिए तो ये एकाइनोडर्मेटा और हेमिकॉर्डेटा को इतना अजीबोगरीब कहा गया था कि ये तो मतलब ना तो बिल्कुल कहा, तो ये सिस्टर क्यों कहा गया था इनको, सिस्टर फाइला बताया था मैंने, इन्हें सिस्टर फाइला कहा गया था या सिस्टर ग्रुप्स कहा गया था। इतना ये बिल्कुल आगे हैं, बिल्कुल जस्ट कॉर्डेटा के पहले हैं, हायर बिल्कुल हाईली डेवलप्ड वाले से रिजेंबल करते हैं, उसके बाद भी ये कैरेक्टर दिखाते हैं सबसे लोअर वाले के, ठीक है। तो ये कैसा मिक्सचर है इनके अंदर, इसीलिए इनको अजीबोगरीब कहा जाता है कि मिक्सचर इनके अंदर कैसे कैरेक्टर का है, एकदम लोअर डेवलप्ड वालों का, लोअर फाइला वालों का और एकदम हायर फाइलों वालों का, ठीक है। दोनों का मिक्सचर वाला कैरेक्टर किसके अंदर है, एकाइनो और हेमी के अंदर है, इसलिए इन्हें अजीबोगरीब कहा जाता है, इन्हें सिस्टर फाइला कहा जाता है, ठीक। नेक्स्ट आया है कौन, नेक्स्ट है मैम लास्ट वाला, जिसके अंदर सब कुछ एकदम डेवलप्ड है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, बायोलेटरल सिमेट्री है, सीलोमेट्स ये होते हैं, ठीक है, प्रेजेंट होता है इनके अंदर सब कुछ, सेगमेंटेशन भी, डाइजेस्टिव सिस्टम भी, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी, सर्कुलेटरी सिस्टम भी, सब कुछ होता है। डिस्टिंक्टिव फीचर है इनका नोटोकॉर्ड, इनका डिस्टिंक्टिव फीचर है क्या, नोटोकॉर्ड, डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, और क्या फेरेंजियल गिल स्लिट्स, और क्या लिम्स और फिन्स, और क्या मस्कुलर टेल, ठीक है। ये सारे इनके डिस्टिंक्टिव फीचर्स हैं। और बस इसी के साथ आपका इतने दिनों से चलता आ रहा एनिमल किंगडम आज फाइनली कंप्लीट होता है। ये पूरा चैप्टर आज आपका कंप्लीट हो चुका है।
कंपैरेटिव स्टडी भी इसकी हो चुकी है। ठीक, अब नेक्स्ट क्लासेस में हम करेंगे इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को, जो कि पार्ट 1, 2 इस तरह से हम डिवाइड करके करेंगे। ठीक है, और अगर इस पूरे इतने इंटरेस्टिंग से, इस अमेजिंग से किंगडम के बारे में, इसके किसी भी फाइलम के बारे में अगर कोई भी लेक्चर आपने मिस आउट कर दिया है तो फटाफट से जाओ अपने फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स की प्लेलिस्ट पर, जहां पर आपको 2 प्लेलिस्ट देखने को मिलेंगी, बायोलॉजी की मेरी, ठीक है, एक मिलेगी आपको लाइव लेक्चर्स वाली जिसके अंदर हमने कंप्लीट किए हैं चैप्टर नंबर 1, 2 एंड चैप्टर नंबर 5 ऑल्सो, राइट। और आपको मिलेगी रिकॉर्डेड लेक्चर्स की प्लेलिस्ट जिसके अंदर हमने कंप्लीट किया है चैप्टर नंबर 3 एंड 4 को, ठीक है। और अब से आपको सारे के सारे लेक्चर्स जो भी मिलने वाले हैं, सारे चैप्टर्स, सब कुछ आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स की प्लेलिस्ट में ही मिलने वाला है, ठीक है। चलो फटाफट से भाई, अगर कोई भी लेक्चर मिस आउट कर दिया है तो चले जाओ फटाफट से प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके लेक्चर्स को अवेल करो। और आप यूज कर सकते हो ऐप भी, जो कि आप इजीली प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो अगर अभी तक नहीं की है। यूज कर सकते हो हमारी वेबसाइट भी, विच इज www.magnetbrains.com। इन तीनों ही प्लेटफॉर्म्स पर ये सारा का सारा फुल कोर्स कंटेंट आपको अवेलेबल हो जाएगा एब्सोल्युटली फॉर फ्री। ई बुक्स एंड ई नोट्स के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से आप उसे अवेल कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस ऑफ एनिमल किंगडम। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।